कहा जाता है कि जिन चीजों को बड़े ही प्यार से रखा जाता है उनकी खुद की सोल डेवलप हो जाती है, लेकिन फिर उन चीजों का क्या होता है जिन्हें फेंक दिया जाता है, उनके अंदर किस तरह की आत्मा होती है। इस डायलॉग के साथ कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ हमें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसकी एक गुड़िया टूट चुकी है, पर उसकी माँ का मानना था कि सिलने के बाद भी वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी, तो वो उसे कूड़े में डालकर फेंकने जाती है। वो कचरा पाइप के जरिए एक ट्रक के अंदर जाता है और काफी सारे ट्रक मिलकर उस कचरे को एक जगह पर फेंकने जाते हैं, जहाँ पर हमें एक बंदा दिखता है जिसका नाम रूडो है। वो छुपता हुआ वेयर हाउस के अंदर जाता है और कचरे के अंदर कुछ काम की चीजें ढूंढने लगता है, लेकिन तभी एक गार्ड को उसके बारे में पता लग जाता है और वो पहचान जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो कि उनकी सुंदर सिटी की इमेज को खराब करने पर तुला है। उसके अलार्म बजाने पर 2 और गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं, पर रूडो उनके ऊपर कचरा फेंक देता है जिससे उसे वहाँ से निकलने का समय मिल जाता है, लेकिन फिर भी गार्ड्स उसे ढूंढकर उसके ऊपर फायर करने लगते हैं। लेकिन रूडो बड़ी ही तेजी से उनकी सभी गोलियों को डॉज कर रहा था, लेकिन उसकी जद्दोजहद के दौरान और भी ज्यादा गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं। भागने के दौरान एक गोली उसे छू कर जाती है, लेकिन फिर भी वो दीवार को टाप कर बच जाता है। आगे वो गटर के रास्ते से बाहर आता है। हरामजादों, कचरा ही तो चुरा रहा था मैं, ये सब तो तुमने फेंक ही रखा है। आगे हम 2 लड़कियों को बात करता सुनते हैं जो कि उसी कचरा चोर के बारे में बात कर रहे थे और उन्हें लगता है कि ऐसा घटिया काम तो ट्राइब के लोगों में से ही किसी एक का होगा, लेकिन तभी दूसरी लड़की उसे चुप करा देती है क्योंकि उनके बगल में ही एक ट्राइब का बंदा खड़ा था, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। देखो ये कितना गंदा है, आखिर हम उन्हें यहाँ पर आने की परमिशन ही क्यों देते हैं। इसके बाद वो एक दरवाजे के थ्रू यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि ट्राइब और यहाँ के लोगों में जमीन आसमान का फर्क है और दोनों के बीच में एक बड़ी सी दीवार खड़ी की गई है। दीवार के इस तरफ वाले लोग भी कचरा चोर के बारे में ही बात कर रहे थे। वहीं रूडो जो कचरे से चीजें उठाकर लाया था उन्हें ठीक कर रहा था, तभी उसकी दोस्त वहाँ पर आती है जिसका नाम चीवा है। वो उसे डांट लगाने लगती है क्योंकि वो फिर से कचरा चुराने गया था। सिटी के लोग कचरे को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं और अगर गलती से उन्होंने उसे पकड़ लिया तो उसे उसकी बहुत बुरी सजा मिलेगी। वो लोग ऐसी चीजें भी फेंक देते हैं जो कि चल रही होती है, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है, तो मैं उन्हें ठीक करके बेच देता हूँ, इससे मुझे थोड़े पैसे भी मिल जाते हैं। तभी वहाँ 3 लड़के आते हैं जो कि रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि रूडो से बहुत ज्यादा बदबू आती है और इस जैसे इंसान के साथ चीवा को नहीं घूमना चाहिए, उसने अगर गलती से उसे छू दिया तो वो तो बीमारी हो जाएगी। इस चौपड़ पट्टी को अमीरों ने खुद से क्रिमिनल्स और कचरे को दूर करने के लिए बनाया था, यानी यहाँ पर वही लोग रहते हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं या फिर उनके वंशज। वो अपनी इमेज को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रूडो के बाप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया क्योंकि रूडो के पिता ने बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया था। ये सुन के रूडो उस लड़की को घूर कर देखने लगता है। इससे वो डर जाता है और जाते जाते कहता है जैसा बाप वैसा बेटा। उनके जाने के बाद चीवा उसे दिलासा देती है और कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसे उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं उसकी बातों को सुनकर रूडो शर्माने लगता है। तभी चीवा की नजर उस डॉल पर पड़ती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था, पर इससे पहले कि वो उसे चीवा को दे पाता उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है जिसके साथ चीवा जाने लगती है। इसके बाद रूडो अपने घर में जाता है जहाँ रेक्टो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। तुम उसे उसी लड़की के लिए लाए थे ना? हाँ, देखा मैंने, तुम कैसे शर्म से लाल पीले हो रहे थे। देखो अगर तुम्हें वो पसंद है तो साफ साफ बोल क्यों नहीं देते। पर उन सबसे पहले तुम रात को क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, कमाने का काम मुझ पर छोड़ दो। असल में उसके फादर के जाने के बाद रेक्टो ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए रूडो उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता है, साथ ही प्यार भी। ये सब सुन के रेक्टो कहता है कि अगर वो इतना ऑनेस्ट चीवा के साथ रहता तो शायद उनकी प्यार की गाड़ी आगे बढ़ सकती। ये सुन के वो चिढ़ जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी रेक्टो की नजर उसकी गोली के निशान पर पड़ती है। वो उसके बैंडेज को बदल देता है और उससे कहता है कि वो चोरी करना बंद कर दे क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है। वहीं हम उसके हाथ को देखते हैं जो कि बिल्कुल काले पड़ गए थे और रूडो कहता है कि इसकी वजह उसका डैड है। रेक्टो बताता है कि यहाँ पर छोटे क्राइम के लिए भी मौत की सजा दी जाती है और उन्हें मारने के लिए पिट में फेंक दिया जाता है। रूडो के फादर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रूडो कहता है कि जब से उसे याद है उसके हाथ ऐसे ही थे, इसकी वजह से सभी लोग उसे बड़े ही अजीब तरह से देखा करते थे और उसके हाथ में कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। इसके बाद ही रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिए थे जिसके बाद से उसका दर्द भी कम हो गया। मैं रेक्टो का एहसान जिंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगा। ओए छोटे, जल्दी से उसे प्रपोज कर वरना कोई और ले जाएगा। वहीं जब वो दोनों बहस कर रहे थे, एक मास्क पहना हुआ आदमी उनके घर के बाहर ही खड़ा था। अगली सुबह रेक्टो उससे कहता है कि उसे चीवा से बात करते हुए स्माइल करना चाहिए क्योंकि उसका चेहरा किसी खूसट बुढ़े जैसा है और अगर वो सच में स्माइल नहीं कर सकता तो कम से कम नकली स्माइल करे। आगे वो चीवा से मिलने के लिए जा रहा था, तभी वो पिट को देखता है जो कि एक बड़ा सा गड्ढा है जिसके अंदर वो अपने घर का कचरा और सोसाइटी का कचरा डालते हैं और आज भी वहाँ पर एक क्रिमिनल को मौत की सजा सुनाई जा रही है। वहीं पिट कितनी गहरी है कोई भी नहीं जानता, उन्हें बस अंदर देखने पर अंधेरा ही दिखाई देता है। तभी उसके पास चीवा आ जाती है जिसे देखकर वो नर्वस हो जाता है। हमारे घरों को जानबूझकर पिट के पास बनाया गया था ताकि हमें हर पल याद रहे कि अगर हमने कुछ भी गलती की तो हमें उसके अंदर फेंक दिया जाएगा। तुम्हें कचरा चुराना बंद कर देना चाहिए, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुम्हें रेक्टो की बातें और माननी चाहिए।
चाहिए, वो भी तुमसे प्यार करते हैं। एक सेकंड, वो भी? क्या इसका मतलब तुम? ये सुन के चीवा शर्माने लगती है और रोडो भी पूरी तरह से पैनिक कर रहा था, पर किसी तरह वो खुद को संभाल कर वो डॉल चीवा को दे देता है और चीवा कहती है कि वो इसका अच्छे से ध्यान रखेगी। ये सब देखकर खुशी के मारे रोडो वहाँ से भागने लगता है। वो ये सारी चीजें जल्दी से रेक्टो को बताना चाहता था, लेकिन रास्ते में वो कुछ ऑफिसर से टकरा जाता है। वो उठकर खड़ा होता है और अपने घर का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता है। उसी नकाबपोश इंसान ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी थी। गुस्से में वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो आसानी से उसे पीट देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रेक्टो उसे आवाज लगाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। उसका असली मिशन इस सड़ी हुई दुनिया को बदलना है, लेकिन डर के मारे रूडो वहाँ से हिल भी नहीं पाता। तभी वो ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं और रूडो को रेक्टो के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता और आसपास के लोग भी बात करने लगते हैं कि बेटा भी बाप की तरह एक मर्डरर ही निकला। इसके बाद उसे पिट के पास ले जाकर रस्सियों से टांग दिया जाता है और उसे मर्डर की सजा के बदले मौत की सजा सुनाई जाती है। आसपास की सारी जनता उसे कचरे में फेंकने के लिए नारे लगाने लगते हैं। वो देखता है कि सभी लोग उसे बड़ी नफरत से देख रहे थे। तभी उसे चीवा दिखती है और वो उसे चिल्लाकर बताने लगता है कि रेक्टो को किसी और ने मारा है और वो उसका पता लगाए, लेकिन चीवा उसकी तरफ देखती भी नहीं और वो भी वही शब्द दोहराती है, कातिल का बेटा आखिर कातिल ही निकला। और वो उसके डॉल को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। जब उसे पेट से ढकेला जा रहा था तभी उसे रेक्टो का किलर दिखता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वो नीचे गिरने लगता है। जब वो नीचे गिर रहा था वो कसम खाता है कि वो उन सबको नर्क में भेजेगा और जब तक वो एक एक इंसान को मार नहीं देता वो चैन से नहीं बैठेगा। और ऐसा लग रहा था जैसे नफरत उसे निकल रही हो। कुछ समय बाद उसे होश आता है और उसके चारों तरफ कचरा ही कचरा था और उसकी नजरें जहाँ तक जाती थी इस कचरे का कोई अंत ही नहीं था। तभी उसके पीछे कोई चीज हिलती है और उसके पीछे एक बड़ा सा क्रीचर आता है जो कि कचरे से ही बना था। रूडो उस मॉन्स्टर से भागने लगता है, लेकिन वो टिन का डिब्बा चिल्लाकर अपने साथियों को भी वहाँ पर बुला लेता है और अब रूडो दो और मॉन्स्टर से घिरा हुआ था। वहीं रूडो कंफ्यूज हो रखा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कचरा उसके ऊपर हमला क्यों कर रहा है और वो मॉन्स्टर कब से बनने लगे। उन मॉन्स्टर से बचने के दौरान उसे एक ह्यूमन का स्कल दिखता है और अब उसे पता लगता है कि यहाँ गिरे हुए इंसानों के साथ क्या होता है। तभी रूडो वहाँ से नीचे गिर जाता है। उसे पता है कि यहाँ की हवा दिल्ली से भी ज्यादा गंदी है और अगर उसने ज्यादा सांस ली तो उसकी उसी की वजह से मौत हो जाएगी। उसे इन मॉन्स्टर से बचने के लिए किसी सेफ जगह पर जाना होगा, लेकिन आसपास देखने पर उसे छुपने की कोई जगह नहीं दिखती और अब रूडो को लगने लगता है कि चाहे वो कुछ भी करे वो यहाँ पर मरने वाला है। लेकिन तभी उसे रेक्टो की याद आती है और वो बिना उसका बदला लिए मरने नहीं वाला था। जिसने रेक्टो को मारा, जिन्होंने उसे यहाँ पर फेंक दिया, वो उन सबको मार डालेगा। जब वो ये सब सोच रहा था तभी एक मॉन्स्टर उसके पास आने लगता है, लेकिन वो गुस्से से इतना ज्यादा भरा हुआ था कि वो उसके सर को मेटल पाइप से दूर कर देता है। वहीं इन सब के दौरान एक दूसरा इंसान रोडो को देख लेता है। वहीं रोडो अपने मेटल पाइप से उन मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है और वो बाउंसिंग बॉल की तरह उड़ता हुआ दूर जाता है। उस कचरे के ढेर में से उसे एक स्टॉप साइन मिलता है जिसे वो मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है और फाइनली उसे थोड़ा बहुत डैमेज कर पाता है, लेकिन वहाँ की टॉक्सिक हवा की वजह से वो ज्यादा देर तक ऐसे नहीं लड़ सकता था और उसको कमजोर पड़ता हुआ देखकर दोनों मॉन्स्टर्स उसके ऊपर एक साथ हमला करते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर रोडो को एक मेटल शीट मिल जाती है जिससे वो एक मॉन्स्टर को आधे में काट देता है और एक धमाके के साथ वो मॉन्स्टर मारा जाता है। रोडो को यकीन नहीं होता कि उसने उस ट्रैश मॉन्स्टर को मार गिराया था, लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और ये वाला पिछले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो रोडो उससे दूर भागने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर जमीन पर अटैक करता है जिसकी वजह से रोडो गिर जाता है और वो सीधा उसे इंसान के सामने गया था जो उसे दूर से देख रहा था। वो बंदा उसे उठा के पहले तो फालतू में लात मारता है, फिर उसे एक गैस मास्क पहना देता है। रोडो उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर उससे पूछता है कि वो लोग हैं कहाँ और ये मॉन्स्टर्स क्या चीजें हैं, लेकिन वो बंदा सिर्फ उसे चुप रहने को कहता है। लेकिन ये देखकर रोडो भड़क जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि पहले तो उसे यहाँ पर फेंक दिया गया और फिर उसके ऊपर मॉन्स्टर्स हमला करने लग गए, आखिर यहाँ सब चल क्या रहा है। उसकी बड़बड़ सुनकर उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उल्टा उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। वो उसे बताता है कि ये बहुत सारे डंप्स में से एक है जो कि उसके जैसे स्फेराइट्स ने बनाया है। ये चीजें वो उसे बाद में बता देता, लेकिन उससे अपनी चोंच बंद नहीं रखी गई और अब उन्हें फिर से उन मॉन्स्टर से भिड़ना पड़ेगा। आगे वो उसे समझाता है कि वो सारे ट्रैश बीस्ट हैं जो कि सब कूड़े से बने हैं, उनके ऊपर नॉर्मल वेपन्स का कोई असर नहीं होता और वो सिर्फ साउंड पर रिएक्ट करते हैं। यहाँ वाले ट्रैश मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो उनसे बचना चाहता था, पर उसकी चोंच ने सारा काम खराब कर दिया। इसके बाद उसके अम्ब्रेला में येलो कलर की एनर्जी आ जाती है और उसकी आंखों के सामने ही उसका फॉर्म चेंज हो जाता है और जब मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है वो बंदा उसे स्पिन करके उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है। रोडो देखता है कि उसके अटैक के बाद वो मॉन्स्टर रिजेनरेट नहीं हो रहा था और उसे समझ नहीं आता कि उस अम्ब्रेला में आखिर स्पेशल है क्या। इसके बाद उनके सामने बहुत सारे ट्रैश बीस्ट आ जाते हैं तो वो अटैक करने की तैयारी करता है और कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो वहाँ मौजूद सभी बीस्ट को मार गिराता है जैसे वो उसके लिए कुछ भी ना हो। उसकी पावर को देखकर रोडो हैरान था और उसे लगता है कि अगर उसके पास उस अम्ब्रेला
कोयला जैसा कुछ होता तो वो भी उन हरामजादों को उनकी मौत के पास भेज पाता। तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर एक लिक्विड से अटैक करता है, पर इसे भी वो बंदा अपने छाते से ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद उसके ऊपर अटैक करके उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। सभी मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाने के बाद वो वापस रूडो के पास जाता है और अपना मास्क उतार कर खुद का इंट्रोडक्शन देता है। वो उसे बताता है कि उसका नाम एंजन है और वो बस एक नॉर्मल क्लीनर है, लेकिन बड़ी जल्दी ही मास्क उतारने पर उसे पछतावा होने लगता है। लेकिन रूडो की हालत कुछ अच्छी नहीं थी और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं जहाँ रूडो कीचड़ में नहा कर आया हुआ था। कुछ लड़कों ने मुझे धक्का दे दिया था क्योंकि मैंने कहा था कि चीजें जिंदा होती हैं, और हमें पता चलता है कि रेक्टो ने ही कहा था कि अगर चीजों को संभाल कर रखा जाए तो उनमें आत्मा आ जाती है। रेक्टो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ, लेकिन अब भी उसका मानना है कि चीजों को अगर प्यार से रखा जाए तो उनमें सोल्स आ जाती है। वहीं प्रेजेंट में जब रूडो को होश आता है, वो बंदा उसे घसीट कर लेके जा रहा था। वो एंजन से पूछता है कि उसने उसे ऐसे बांध कर क्यों रखा है। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करते। लेकिन रूडो अभी के अभी सिटी में वापस जाना चाहता था और वो उसे आजाद करने को कहता है। तुम वहाँ पर वापस नहीं जा सकते। तुम जिससे सिटी बुला रहे हो उसे यहाँ पर स्फेयर बुलाया जाता है और उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। वैसे भी तुम्हें उड़ना तो आता नहीं है, तो वहाँ तुम जाओगे कैसे? लेकिन रूडो जिद करने लगता है, जब तक तुम मुझे यहाँ की सारी चीजों के बारे में नहीं बता देते और मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ, मैं चुप नहीं होऊंगा। अगर तुम जानना ही चाहते हो सरफेस किस तरह की जगह है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो उसे घसीटता हुआ एक जगह पर लेकर जाता है। चलो मेरा काम खत्म हुआ, बाद में मिलते हैं। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर 5 बंदे आते हैं जो कि उसके कपड़े को देखकर हैरान थे और उन्हें लगता है कि वो एक स्फेराइट है। और जैसे ही रूडो इस बात को कंफर्म करता है, हैरानी में वो सब लोग अपना मास्क उतार देते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी एक जिंदा स्फेराइट नहीं देखा था। वो उसकी चेन को खोलने लगता है और रूडो को लगता है कि ये तो काफी अच्छा इंसान है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो उनकी ट्रक के अंदर बंधा हुआ था। तुम तो बड़े ही बेवकूफ हो यार, अनजानों पर भरोसा कौन करता है। वो लोग चेन्स को टाइट करने लगते हैं तो उनका लीडर उन्हें याद दिलाता है कि वो अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट को डैमेज नहीं कर सकते। यहाँ पर स्फेराइट्स का प्राइस बहुत ज्यादा है। वो ज्यादातर उनके बॉडी पार्ट्स ही बेचा करते थे, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी बहुत महंगे में जाते हैं। पर एक जिंदा स्फेराइट, इसकी कीमत तो आज तक किसी को नहीं पता। तुम सोच रहे हो कि हम तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तुम स्फेराइट्स अपना कचरा सरफेस के ऊपर फेंकते रहते हो। तुम लोगों की वजह से यहाँ पर हवा टॉक्सिक हो जाती है और मॉन्स्टर्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तुम्हें टॉर्चर किया जा सकता है, या तुम्हारे टुकड़े होंगे, या फिर कोई तुम्हारे मजे लेगा, पर तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। पर इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सबसे ज्यादा पैसे देगा तुम उसके पास जाओगे। लेकिन उससे पहले वो खुद अपना बदला लेना चाहता था और वो उसके मुंह में कचरा ठूसने लगता है। उसे लगता है कि रूडो की जिंदगी स्फेयर पर बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो ऐसा कचरा खाकर उसकी सारी हिम्मत ही टूट जाएगी। लेकिन जब वो उसके मुंह में ठूस रहा था तो अभी रूडो उसे दांत काट लेता है और उसकी उंगलियों में सिर्फ हड्डियों को छोड़ता है। जहाँ वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था, रूडो चबाना जारी रखता है और उसे खा जाता है, जिसके बाद जो उसने कूड़ा दिया था वो उसे भी खाने लगता है। रूडो कहता है कि ये चीज अभी भी खाने लायक है। जब वो स्फेयर पे था तब भी उसके साथ भेदभाव होता था और यहाँ पर भी वही हो रहा है। उसकी जिंदगी बदली ही नहीं। वो गुस्से से पागल होने लगता है और वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। वहीं दूर से इंजन सारी चीजें देख रहा था और रूडो की ताकत को देखकर वो भी काफी इम्प्रेस हो जाता है। रूडो जब अपने सामने की चेन को पकड़ता है, वो अचानक से ही ग्लो करने लगती है और हमें पता चलता है कि सरफेस पर ऐसे लोग हैं जो ऑब्जेक्ट्स को पावर देकर उनको यूज कर सकते हैं और इन्हें गिवर्स कहा जाता है। जो चेन उसने पकड़ रखी थी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो सबके सब उससे डरे हुए थे, लेकिन उनका लीडर उन्हें याद दिलाता है कि चाहे वो एक गिवर हो, अगर वो चेन उससे छीन लेते हैं तो वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाएगा। वो सब लोग उसके हाथ से चेन को निकालने में कामयाब होते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक टायर को पकड़कर उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसी की मदद से सबको पीट डालता है और अब सिर्फ उनका लीडर बचा था। वो उसे मारने के लिए जाने लगता है। लीडर के पास बचने का कोई तरीका नहीं था, तो वो उल्टा उसकी बेइज्जती करने लगता है, जिससे ऑब्वियसली रूडो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी एंजन आकर उसे रोक देता है, जिसके बाद रूडो को होश आता है। उसे कुछ नहीं पता कि ये सब हुआ क्या और उसने ये सब कैसे किया, पर ये सब कुछ शायद उसके ग्लव की वजह से हो रहा था। चलो अब ये तो पता लग गया कि तुम एक गिवर हो। माफ करना, मुझे यहाँ पर तुम्हें छोड़ना पड़ा, पर तुम्हारी ताकत के बारे में जानना जरूरी था। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्लीनर्स को ज्वाइन करना होगा। लेकिन जैसी चीजों से वो गुजरा है, वो सीधा उसे मना कर देता है। आगे एंजन एक और क्लीनर से बात कर रहा था जिसका नाम जैंका है, जिसे एंजन बताता है कि कचरे के ढेर में उसे एक लड़का मिला है जिसमें ऐसी पावर्स हैं जो उसने आज तक किसी और में नहीं देखी हैं, और इसलिए उसने क्लीनर्स में उसे रिक्रूट कर लिया है। वहीं एंजन अभी रूडो को एक डॉक्टर के पास लेकर आया है, जहाँ रूडो अभी भी उसके ऊपर गुस्सा था क्योंकि उसने कभी उन्हें ज्वाइन करने के लिए हाँ किया ही नहीं था। लेकिन ये देखकर वो डॉक्टर उस पर भड़कने लगता है और उससे कहता है कि वो कचरे के ढेर में कर क्या रहा था। अगर इस भले इंसान ने उसकी मदद ना की होती तो वो वहाँ पर मर चुका होता। ये सब देखकर रूडो बेचारा डर जाता है और सोचता है कि इस बुढ़े डॉक्टर से आगे जाने के बाद वो इंजन से बात करेगा। तुम बुढ़ा कैसे कह रहे हो, मैं बुढ़िया हूँ। इसके बाद वो बाहर आते हैं। मेरा इलाज करवाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं बस ऊपर जाना चाहता हूँ। किडनैपिंग से तुम ये तो समझ गए होगे कि यहाँ के लोग स्फेराइट्स को क्या समझते हैं। तुम चाहो तो आसपास के लोगों से ऊपर जाने का रास्ता पूछ सकते हो, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगेगा कि तुम एक स्फेराइट
फाइट हो, तुम्हारा हाल क्या होगा तुम समझ सकते हो, और यहाँ पर जानकारी की कीमत होती है, तो बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप मुझे फॉलो करो। इसके बाद एंजन उसे बर्गर खिलाता है और रूडो ये देखकर हैरान था कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक शहर है, क्योंकि अब तक वो लोग तो बस इसे कचरे का ढेर समझते थे। यहाँ पर सिर्फ कचरा नहीं, एनिमा नाम की एनर्जी भी इकट्ठा होती है जो कि कई चीजों में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जैसे कि वो मॉन्स्टर्स जो ह्यूमंस को देखते ही उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उनका कोर एनिमा से बना होता है, तो रेगुलर वेपन्स उनके ऊपर कोई असर नहीं करते। उन्हें हराने के लिए भी एनिमा से बना हुआ वेपन चाहिए। तुम्हारा ग्लव भी इसी तरह का वेपन है। जब कोई इंसान अपने किसी आइटम की बहुत ज्यादा केयर करता है, उसके अंदर एनिमा आ जाती है। इन आइटम्स को वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग अपनी पावर्स का यूज कर पाते हैं, और इन लोगों को गिवर्स कहा जाता है। मतलब रेक्टो सच कहा करते थे, अगर किसी चीज का लंबे समय तक ध्यान रखते हैं तो उसमें सूल आ जाती है। क्लीनर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमा से बने हुए मॉन्स्टर्स को हराती है, और उन्हें तुम्हारे जैसे गिवर्स की जरूरत है। अगर मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता हूँ तो क्या तुम मुझे बताओगे ऊपर कैसे जाते हैं? हाँ, तुम्हें ऊपर जाना था ना, मुझे उसके बारे में रद्दी भर भी नहीं पता। ये सुन के रूडो उसके ऊपर भड़कने लगता है, पर एंजन उसे समझाता है कि उसका बॉस बहुत सारी चीजों के बारे में जानता है, तो शायद वो ऊपर जाने के बारे में भी जानता होगा। इसके बाद एंजन उससे ग्लव्स के बारे में पूछता है। ये मेरे फादर ने दिए थे, ये उनकी मेरे पास आखिरी निशानी है। तभी तुम इसका इतना ख्याल रखते हो। ये ग्लव्स कमाल के हैं, तो इनका ध्यान रखना। ये सुन के रूडो को रेक्टो की याद आने लगती है और वो इमोशनल हो जाता है। इसके बाद एंजन वहाँ से जाने लगता है और रूडो को कुछ पैसे दे देता है। ये पैसे तुम्हारे कपड़े बेचने के बाद मुझे मिले थे, इसमें से तुम्हारा खाना पीना और इलाज भी कराया था मैंने। ये सुन के रूडो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब तक वो उसे महान समझ रहा था और उल्टा उसने बिना उसकी परमिशन के उसके कपड़े भी बेच दिए। काहे की परमिशन रे? उन कपड़ों में तुम्हें जल्दी लोग पहचान जाते। मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। तुम यहाँ पर रुककर चाय शाय पियो, मैं तुम्हारे ट्रेनर से मिलकर आता हूँ। एक बार मुझे वापस जाने का रास्ता मिल जाए बस, इसके तो पिछवाड़े पे लात मार के जाऊंगा। लेकिन तभी एक बिल्ली आकर उसकी पैसों की पोटली लेकर भाग जाती है। रूडो उसका पीछा करने लगता है और एक गली में उसे एक स्टिक पड़ी हुई दिखती है, जिसे लेकर वो उस बिल्ली को पकड़ लेता है और अपने पैसों को वापस ले लेता है। तभी पीछे से ज़ैंका आता है। तुमने मेरी लाठी कैसे ली? हाँ, तमीज नहीं है तुम्हें? इस बकवास से लकड़ी के पीछे इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है? लेकिन तभी ज़ैंका उसके पीछे आकर रूडो से उस स्टिक को छीन लेता है। रूडो की नजर उसकी शर्ट पर लगी एम्बलम पर जाता है और समझ जाता है कि वो भी एंजन की तरह एक क्लीनर है। ज़ैंका अपनी स्टिक की पावर्स को रिलीज करने लगता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी वो स्टिक ज़ैंका की वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। ज़ैंका उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बच जाता है। चोरी करने की तुम्हें सजा तो देनी ही होगी। एंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। मैं अकुटा क्लीनर से हूँ और तुम्हारा नया ट्रेनर। लगता है तुम्हें सबसे पहले मुझे कुछ मैनर सिखाने होंगे। तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? चोरी करना बुरी बात होती है। ये सुन के रूडो का पारा चढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो रेक्टो की बात याद करता है। अगर तुम किसी मामले को निपटाना चाहते हो तो तुम्हें उसके बारे में शांति से सोचना होगा। तुम्हें ये सोचना होगा कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। मैंने इसकी स्टिक चुराई थी, इससे बुरा तो लगेगा ही। अगर मेरे कोई ग्लव्स चुरा ले तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था ये स्टिक तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तुम सच कह रहे हो, मैं भी कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गया था। माफ करना, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये देखकर रूडो हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि रेक्टो सिर्फ फालतू की बातें नहीं करता था। ज़ैंका उसकी खड़ा होने में मदद करता है और रूडो से उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछता है। मेरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट मेरे ग्लव्स हैं, पर मैं नहीं जानता ये क्या कर सकते हैं। वाह, तुम्हारे ग्लव्स तो कमाल के दिखते हैं। इसके बाद वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में रूडो को बताने लगता है और रूडो देखता है कि ज़ैंका बिल्कुल ही एक अलग इंसान लग रहा था और वो याद करता है कि रेक्टो ने उसे बताया था कि बात करते हुए उसे स्माइल करना चाहिए, लेकिन रूडो को स्माइल करना नहीं आता था और वो अजीब तरीके से हंसने लगता है। ये देख के ज़ैंका को लगता है कि वो उसे चिढ़ा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस स्माइल कर रहा था, ये देखो। लेकिन जब वो अगली बार स्माइल करता है वो पिछली बार से भी ज्यादा बेकार थी और इससे ज़ैंका और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये देखकर रूडो भी भड़क जाता है, क्योंकि वो तो बस स्माइल कर रहा था, जिसकी वजह से दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। रूडो पास के ही कचरे के डब्बे से एक रॉड निकालता है और उसमें अपनी एनर्जी डालने लगता है और ज़ैंका अपनी स्टिक को ट्रांसफॉर्म करता है। ये देखकर ज़ैंका हैरान हो जाता है, क्योंकि एक आदमी के पास एक ही वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है और वो सिर्फ उसे ही ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और रूडो का इंस्ट्रूमेंट तो उसके ग्लव्स हैं, पर इनसे वो छूकर किसी भी आइटम को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसने ऐसा करते हुए किसी और को नहीं देखा है। और अब वो समझ जाता है कि एंजन ने उसे स्पेशल क्यों कहा था, लेकिन अब भी उसे लगता है कि रूडो उसे नहीं हरा सकता। सबसे पहले अटैक की शुरुआत ज़ैंका करता है। रूडो उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ैंका की स्पीड उससे कहीं ज्यादा तेज थी। फाइट के दौरान वो ज़ैंका के ऊपर हल्का सा स्क्रैच हिला पाता है, लेकिन ज़ैंका उसके ऊपर अटैक करके उसे जमीन पर पटक देता है। आगे ज़ैंका देखता है कि रूडो ने उसके गाल पर स्क्रैच नहीं किया था, बल्कि उसके पाइप से उसके गाल पे पट्टी लगी थी, क्योंकि वो एक टॉयलेट प्लंजर का यूज कर रहा था। टॉयलेट प्लंजर वो क्या होता है? अबे जिसका तू इस्तेमाल कर रहा है भोंदू, अबे उससे टॉयलेट साफ करते हैं। मुझे वो सब नहीं पता, अब अटैक करने की मेरी बारी है। इसके बाद रूडो उसी प्लंजर से ज़ैंका के ऊपर अटैक करने लगा था और ज़ैंका अपनी पूरी जी जान लगाकर पट्टी से बचने की कोशिश कर रहा है और वो
डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। हाँ, वो इससे डर क्यों रहा है? इसके बाद वो जांका का पीछा करने लगता है। जांका काफी देर तक उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो उछलकर पॉटी का फवारा सा बना देता है, जिससे वो नहीं बच पाता। इस खतरनाक अटैक की वजह से जांका वहीं पर हार जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एंजन आता है और जब उसे पता लगता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, वो जोर जोर से हंसने लगता है। जांका ने शर्म के मारे अपना मुंह छुपा रखा था और रूडो भी सदमे में था, क्योंकि अब तक वो एक पावरफुल हथियार टट्टी से लड़ रहा था। चलो, तुम्हारी मुलाकात जैसी भी थी, पर अब यही तुम्हारा ट्रेनर होगा। ये हमारा काफी काबिल गिवर है, जो कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। वहीं जांका ये जानकर खुश हो जाता है कि एंजन उसके बारे में इतना ज्यादा अच्छा सोचता है। लेकिन वो तीनों कार में अकेले नहीं थे, पीछे रियो भी थी, जो कि रूडो के बालों से ही खेलने लगती है, जिसकी वजह से वो बेचारा अटक सा जाता है, क्योंकि आज तक इतने पास उसके कोई भी लड़की नहीं आई थी। एंजन उन सभी को हेडक्वार्टर्स की तरफ लेकर जा रहा था। हेडक्वार्टर्स के अंदर वो सेमू से मिलते हैं। अंदर जाते ही रूडो के सामने दो मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं। वहीं एंजन उसे बताता है कि ज्वाइन करने से पहले सैमू उसकी पावर्स को चेक करेगी। तभी सैमू उन दोनों मक्खियों को एक ही झटके में पकड़ लेती है। मुझे एंजन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम कहाँ से आए हो और क्या करना चाहते हो? सेमू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके ग्लासेस हैं, जिसकी मदद से वो किसी के भी अंदर झांक सकती है। लेकिन जो सेमू को दिखता है वो देखकर वो हैरान हो जाती है। इसकी बॉडी काफी मजबूत है, तो हमें इसे ज्यादा ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, पर इसे अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं करना आता, तो उस पर इसे काम करना होगा। एक और बात, तुम्हारी गर्दन पर टट्टी कहाँ से आई? अच्छा, इसलिए तुम्हारे पास मक्खियां भिनभिना रही थी। इसके बाद एंजन उसे वहाँ से ले जाता है। टोटल हमारे पास 100 क्लीनर्स हैं, जिन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, और वो ज्यादातर किसी न किसी मिशन पर बिजी होते हैं, तो तुम अभी के लिए सिर्फ 1-2 से ही मिल पाओगे। लेकिन दरवाजा खोलते ही वहाँ पर बहुत ज्यादा क्लीनर्स थे और वो चुपचाप वापस से दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद वो उसे बॉस से मिलवाने लेकर जाता है। टिंगू, मुझे तेरी आदत का पता है, यहाँ पर भी ऊपर जाने के लिए रास्ता मत पूछने लगना, याद है ना? इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं मिलती, और उनसे उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मत पूछना, ये हम क्लीनर्स में से भी कोई नहीं जानता है। लेकिन दरवाजा खोलने पर वो लोग देखते हैं कि बॉस वहाँ पर था ही नहीं, और सैमू बताती है कि वो मिशन पर गया हुआ है। ये देखकर रूडो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने क्लीनर्स को ज्वाइन ही इसलिए किया था ताकि वो बॉस से बात कर सके। तभी वहाँ पर रियो आ जाती है और कहती है कि जब तक बॉस नहीं आ जाता, रूडो ऑफिशियली क्लीनर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उसके साथ मिशन पर जा सकता है और वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से भी जान सकते हैं। इसके बाद सैमू उन्हें मिशन की डिटेल बताने लगती है। पॉल्यूटेड जोन के पास में ही एक गांव है, जहां के बैरिकेड पर काफी सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं। ये पॉल्यूटेड जोन क्या होता है? ग्राउंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सेफ जोन के अंदर इंसान रहते हैं और पॉल्यूटेड जोन में कचरा मॉन्स्टर्स, और जहां पर तुम गिरे थे वो नो मैंस लैंड है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और अब तक हमें 6 नो मैंस लैंड के बारे में पता है। वहाँ के मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि गिवर्स भी कभी कभी उनका सामना नहीं कर पाते। उससे मुझे याद आया, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं कुछ भी नहीं, अपनी एक्स को ढूंढ रहा था, मुझे लगा वहीं पर होगी। इसके बाद वो रूडो को एक गैस मास्क देती है और बताती है कि पॉल्यूटेड जोन में उसे हमेशा मास्क पहनकर रहना होगा, वरना जल्द ही बीमार पड़ जाएगा, और नो मैंस लैंड में तो 15 मिनट के अंदर वो मारा जा सकता है। इसके बाद रूडो उन सब के साथ मिशन पर चला जाता है और उसके चारों तरफ कचरा ही कचरा था, लेकिन वो उसे कचरा नहीं बल्कि खसाने जैसा दिख रहा था। वो इन्हें जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता था और यहाँ उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। आगे रूडो के पूछने पर रियो बताती है कि बाकी के लोग सपोर्टर्स हैं, क्योंकि इनके पास उनकी तरह पावर्स नहीं है। तभी एक सपोर्टर रूडो से हाथ मिलाने आता है, लेकिन इस बहाने वो उसके हाथ को ही दबा देता है। रियो बताती है कि इसका नाम ग्रेस है और इसकी ग्रिप इतनी ज्यादा मजबूत है कि वो मॉन्स्टर्स को अपने हाथों से कुचल सकता है। तभी बैरिकेड्स की तरफ बकरी जैसी दिखने वाली मॉन्स्टर्स आने लगती हैं, पर रियो उसे समझाती है कि इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्लो और कमजोर होती हैं और वो बैरिकेड का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन तभी उनसे भी ज्यादा बड़े मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो बैरिकेड को तोड़ने लगते हैं। ये सब देखकर रूडो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन रियो शांत खड़ी थी और बात करने लगती है कि वापस जाने के बाद वो उसके लिए वेलकम पार्टी शार्टी कर सकते हैं, और उसे समझाती है कि अगर वो ग्राउंड पर जिंदा रहना चाहता है तो उसे अपने दिमाग को ठंडा रखना होगा। रूडो याद करता है कि जब वो इंजन से मिला था उसका बिहेवियर भी बिल्कुल ऐसा ही था। लगता है मुझे भी ऐसा ही बनना होगा, अब से मैं बहुत ठंडा इंसान हूँ। इतना बोलते ही एक मॉन्स्टर बैरिकेड को तोड़ देता है और रूडो के ठंडा रहने के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है। रियो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालती है, जो कि एक सीजर था, और उसको एक्टिवेट करने के बाद उसका साइज बड़ा हो जाता है और वो उनसे सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगती है, जिसका यूज वो अपने हाथ से नहीं बल्कि पैरों से कर रही थी, जो देखकर रूडो हैरान हो जाता है। तभी एक मॉन्स्टर रूडो के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन ग्रेस आकर उसे रोक देता है, और भले ही उसके पास गिवर्स की पावर नहीं थी, फिर भी वो उस मॉन्स्टर को उठा के रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो काट देती है और बाकी के सपोर्टर से कहती है कि वो मॉन्स्टर्स को उसकी तरफ फेंकते रहें। और अब रूडो को समझ में आता है कि सपोर्टर्स किस तरह से गिवर्स की मदद करते हैं। ऐसा करते करते थोड़ी देर में ही रियो सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है, लेकिन वो जायंट मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था और रियो उससे लड़ने लगती है। दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था और वो अचानक से एक सपोर्टर के ऊपर अटैक कर देता है, पर ऐन वक्त पर रूडो उसे रोक देता है। वो उन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता था,
और उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उसे नहीं पता था कि इन्हें कंट्रोल कैसे करना है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उस सपोर्टर को प्रोटेक्ट करने लगता है। पर वो मॉन्स्टर रूडो पर भारी पड़ रहा था और एन वक्त पर रियो वहां आकर उसे बचा लेती है और वो रूडो की तारीफ करती है। सपोर्टर्स भी रूडो और रियो का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद वो रियो से उस जायंट मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं। रियो बताती है कि उसने उसे 2 हिस्सों में काट दिया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, जो कि काफी अजीब है। तो इस बात को रिपोर्ट करने के लिए सपोर्टर्स वापस जाने लगते हैं और रियो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसके सामने पहुंच जाती है। वो अटैक करते हुए उसके सर पर जाती है और उसके बालों को काट देती है। वहीं इन सब के दौरान रूडो बेचारा वहीं पर खड़ा था और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वहीं उस मॉन्स्टर के सर पर रियो को कुछ चमकता हुआ दिखता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर रियो को नीचे फेंक देता है और जिन वायर्स को उसने काटा था उन्हें वापस से जोड़ लेता है और रियो को अपने सर से हटाने के लिए वो अपने सर को जमीन पे पटकने लगता है और उसका ये अटैक रूडो तक भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। मैं तो कहाँ रेक्टो का बदला लेने वाला था, पर मैं तो किसी काम का नहीं हूँ और उसे लगने लगता है कि वो यहीं पर मर जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर ग्रेस आकर उसे बचा लेता है और उसे बचाकर वहां से जाने लगता है। ग्रेस उसे समझाता है कि उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी तरफ रियो उसकी कुटाई करती ही जाती है, जिससे वो दर्द में चिल्ला रहा था। इसके बाद वो उसके सर पे अपना फाइनल अटैक करती है और उसके कोर को डिस्ट्रॉय करती हुई बाहर आ जाती है और वो देखती है कि उस मॉन्स्टर का कोर एक छोटी सी नाइफ थी, जो कि असल में एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने रूडो को किडनैप किया था, जिससे एक बंदा रूडो के बारे में पूछ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रूडो की वेलकम पार्टी चल रही थी, जहां सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और शोर शराबा सुन के आधी नींद में जांका भी वहां पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एक कोने में रूडो पड़ा हुआ है। रियो उसे बताती है कि कल की फाइट में वो अपनी पावर्स को ढंग से यूज नहीं कर पाया, इसलिए वो उदास हो रखा है। जिसके बाद वो उसे उस मॉन्स्टर के बारे में बताती है कि उसका कोर एनीमा नहीं बल्कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल था। इसकी वजह से उनकी दिमाग का भांग भरोसा होने लगा था। तो वो यहाँ पर आकर पार्टी शार्टी कर रहे हैं। वहीं रूडो के पास ग्रेस आता है। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, कल तुमने बहुत अच्छा काम किया था और फॉलो की जान भी बचाई, पर उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तुम लोगों को आकर मुझे बचाना पड़ा। मैं स्फीयर में भी ऐसा ही करता था। रेक्टो मेरी वजह से मुसीबत में पड़ते थे और यहाँ पर तुम सब। थैंक यू रूडो। ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को नीचा समझते हैं और उन्हें कोई वैल्यू नहीं देते, लेकिन तुम हमें भी पूरी इज्जत देते हो। फॉलो को देख रहे हो, उसने भी क्लीनर्स को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो मॉन्स्टर्स को मार सके, पर उसके पास पावर्स नहीं है, इसलिए वो एक ऑब्जेक्ट का ध्यान रख रहा है इस उम्मीद में कि वो उसका एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। लेकिन वो फिर भी सपोर्टर्स में ही रहना चाहता है और सबको दिखाना चाहता है कि सपोर्टर्स का काम भी इम्पोर्टेंट है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें बस इस पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद ग्रेस रूडो के सर पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से रूडो इमोशनल हो जाता है और ग्रेस से उसे बिल्कुल एक बड़े भाई जैसी फीलिंग आ रही थी। तभी वहाँ पर एंजन आ जाता है। क्यों बे टिंकू, कुछ खाया या नहीं खाया तूने? जिसके बाद वो बाकियों के साथ खाने के लिए बैठ जाता है। आगे जॉब दीवार पर स्प्रे पेंट करने लगता है। दूसरी तरफ उस किडनैपर ने जैबर को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी और अपना काम खत्म होते ही वो उसे बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ सैमू को एक मिशन की रिक्वेस्ट आती है और वो पूरी टीम को अपने सामने इकट्ठा करती है। सब कुछ ठीक है, पर ये नई दुल्हन यहाँ पर क्या कर रही है? इसने तो हमें ज्वाइन भी नहीं किया है। सैमू उन्हें बताती है कि जो रिक्वेस्ट उनके पास आई है वो रूडो से रिलेटेड है। एक मर्चेंट पोल्यूटेड जोन से अपना कीमती सामान लेकर जा रहा था, लेकिन एक मॉन्स्टर ने उस पर अटैक करके उसे छीन लिया और वो कीमती सामान स्फीयर से आया हुआ जिंदा इंसान है, बिल्कुल रूडो की तरह। पहले यहाँ पर कोई भी जिंदा स्फेराइट नहीं देखा जाता था, लेकिन अब दो आ चुके हैं, वो भी इतने कम समय में। इसलिए उसने रूडो को बुलाया है। लेकिन जांका अभी भी तैयार नहीं था। वो किसी बच्चे का ध्यान नहीं रखना चाहता था, लेकिन सेमू जानती थी कि उसे फंसाना कैसे है और वो उसे बताती है कि वो पहले इंजन को भेजने वाली थी, पर वो किसी और मिशन पर था और उसी ने जांका का नाम रेकमेंड किया है। ये सुन के जांका बहुत खुश होता है और खुशी खुशी उन्हें लीड करने लगता है। रास्ते में रूडो ग्रेस से पूछता है कि वो अपने साथ कोई वेपन क्यों नहीं रखता। वेपन की क्या जरूरत है, मेरे ढाई किले के हाथ ही काफी हैं। अरे ग्रेस एक टैलिस्मैन रखता है जिसे वो लकी चार्म की तरह देखता है। तभी उनके पीछे एक अजीब सा व्यक्ति आ जाता है और बताता है कि वही वो मर्चेंट है। उसे देखते ही रूडो स्फेराइट के बारे में बहुत सारे सवाल करने लगता है, लेकिन मर्चेंट बताता है कि वो बेहोश था, तो वो ज्यादा कुछ नहीं जानता और अभी उन्हें उसे बचाने के बारे में सोचना चाहिए। वहीं जांका को ये सारी चीजें अजीब लग रही थी, क्योंकि मॉन्स्टर कब से इंसानों को किडनैप करने लगे। मर्चेंट उन्हें एक बिल्डिंग दिखाता है और बताता है कि वो मॉन्स्टर उसी बिल्डिंग के अंदर है, लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं वो पूरी तरह से खाली थी। बस सामने एक अजीब सा फिगर दिख रहा था। मर्चेंट उन्हें धक्का देकर उस फिगर के पास ले जाने लगता है और कहता है कि वो जल्दी से उसे बचा ले, लेकिन पास जाने पर उन्हें पता लगता है वो बस एक डॉल थी जिसे स्फेराइट के कपड़े पहनाए हुए हैं। तभी उनके नीचे का एरिया मड में बदलने लगता है और वो सीधा निचले फ्लोर में गिर जाते हैं और जो मर्चेंट उन्हें यहाँ तक लेकर आया था वो भी कीचड़ की तरह पिघल जाता है। तभी उनके पीछे से आवाजें आने लगती हैं और अंधेरे से दो लोग बाहर आते हैं जो कि रेडर्स थे और जांका समझ जाता है कि ये सब एक ट्रैप था। ग्रीस रूडो को बताता है कि पहले ये सब छोटे मोटे गुंडे थे जो बस चोरी किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए
हैं और ये सब के सब क्लीनर्स की तरह गिवर्स हैं। रेडर्स उन सभी से कहते हैं कि वो रूडो को उनके हवाले कर दें। क्रिस बाकी सभी से कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे और वो खुद रूडो को प्रोटेक्ट करेगा और ज़ांका उन दोनों रेडर्स को संभाल सकता है। मैं भी लड़ सकता हूँ, मैं उसकी मदद कर सकता था। ये गिवर्स हैं, मॉन्स्टर्स जैसे नहीं है। हमें अभी यहाँ से बस निकलने का सोचना है। तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो? स्फेरॉइड की कीमत इतनी ज्यादा है क्या? लेकिन वो असल में उसे बेचना नहीं चाहते थे, बल्कि स्फेयर के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि वो गिर के भी जिंदा कैसे बच गया। इसके बाद वहाँ पर काफी सारे मिट्टी के बने पुतले आ जाते हैं, लेकिन ज़ांका बड़ी ही आसानी से उन सभी पुतलों को तोड़ रहा था। लेकिन उन पुतलों की आड़ में ये टकला मानुष पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो सीधा जाकर पिलर में टकरा जाता है। दूसरी रेडर कहती है कि वो आज तक सिर्फ मॉन्स्टर से ही लड़ते आए हैं, तो ह्यूमन से लड़ने में उन्हें काफी मुश्किल होने वाली है। इसके बाद फिर से सेम चीज रिपीट होती है। वो पुतले ज़ांका के ऊपर अटैक करते ही जाते हैं और उनके पीछे छुपकर वो टकला भी उसके ऊपर अटैक करता ही जाता है। इन सब की वजह से ज़ांका को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस लड़की की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो कीचड़ में फंस जाता है जो कि उस लड़की ने पहले से वहां बना रखा था। वो कहती है कि इस पूरी टीम में सिर्फ वही फाइटर है और एक बार वो उसे हरा दें तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। तुमने अगर इतनी ही बकबक करनी है तो न्यूज पे क्यों नहीं चली जाती यार? वैसे भी मुझे सब कुछ पता लग गया है। तुम इस मड को कंट्रोल करती हो और उस टकले ने स्पेशल चप्पलें पहनी है जिससे वो मड के ऊपर चल सकता है। रब ने बनाई जोड़ी, हाँ, एक टकला और एक बहन की बहन। इसके बाद वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को जमीन में घुसा देता है और उसके वाइब्रेशंस की मदद से वो उन दोनों की असली लोकेशन का पता लगा लेता है और वो एक ही झटके में पहले उस टकले को मारता है और फिर उस औरत को, और उस लड़की के बेहोश होते ही सारे मिट्टी के पुतले गिर जाते हैं। तुम दोनों तो बड़े कमजोर निकले यार, बॉर्नवीटा वगैरह पिया करो। तभी उसके पीछे उनका लीडर आ जाता है। अगर वो तुम्हें कमजोर लग रहे हैं तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें ताकत क्या होती है। दूसरी तरफ सपोर्टर्स को एक एग्जिट डोर मिलता है, तो ग्रेस कुछ सपोर्टर्स को ऊपर भेज देता है ताकि वो बैकअप के लिए सिग्नल भेज सकें और वो खुद ज़ांका के पास जाने वाला था। लेकिन तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है। उन्हें लग रहा था कि वो ज़ांका होगा, लेकिन असल में वो जैबर था और वो किडनैपर की दी हुई जानकारी से रूडो को मैच करने लगता है। तो तुम ही हो वो स्फेराइट? जिसके बाद वो जाकर दीवार में चिपक जाता है और अपने पंजों को वहां घुसाकर एग्जिट के रास्ते को बंद कर देता है। क्रिस उससे पूछता है कि उसने ज़ांका के साथ क्या किया, लेकिन जैबर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और सीधा रूडो के पास जाता है और उसके मास्क को निकाल कर फेंक देता है। ये जगह तो पोल्यूटेड भी नहीं है, तो क्यों मास्क पहन रखा है तुमने? इसके बाद रूडो भी उससे पूछता है कि ज़ांका कहाँ पर है। मैं ताकतवर लोगों को नहीं मारता, मैंने सिर्फ उसे जहर दिया है जिससे अभी के लिए तो वो जिंदा है। इसके बाद वो अपने इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी सारी अंगूठियां बड़े बड़े पंजों में बदल जाती हैं। तभी ग्रेस और फॉलो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जैबर की स्पीड उनसे कहीं ज्यादा थी और वो उनके अटैक को डॉज करके दोनों के मुंह पे लात मार देता है। उस लड़के की अभी भी उम्मीद है, वो शायद गिवर बन सकता है, लेकिन तुम कभी भी गिवर नहीं बन सकते। पर ग्रेस कहता है कि उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी अपने साथियों को बचाने के लिए लड़ता रहेगा। रूडो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जैबर ने अपने नाखून उसकी छाती में घुसा दिए थे। रूडो जब ये सब देखता है उसे रेक्टो की मौत की याद आने लगती है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब रूडो अपने सर को दीवार में पटक रहा था। ये देखकर रेक्टो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है, क्योंकि अब तो उसके हाथों का दर्द भी ठीक हो गया है। रूडो कहता है कि वो गुस्से में है, पर पता नहीं क्यों। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फेंक दिया है और तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम भी कचरा हो। चलो फिर बाहर चलते हैं, शायद बाहर तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। जिसके बाद वो रूडो के साथ बहुत सारी नई चीजें ट्राई करता है, लेकिन रूडो का किसी में इंटरेस्ट बनता ही नहीं। तभी रूडो एक अपर क्लास स्फेराइट को देखता है जो कि कचरे को फेंक रहा था। उसके जाने के बाद वो उस कचरे को बाहर निकालता है और उसे देखकर रोने लगता है, क्योंकि वो चीज बस हल्की सी टूटी हुई थी, फिर भी उन लोगों ने इसे फेंक दिया है। वो उसे ठीक करना चाहता था। तुम उन चीजों की कीमत देख सकते हो जो दूसरे लोग फेंक देते हैं। वहीं प्रेजेंट में रूडो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर रहा था और ये देखकर ग्रेस समझ जाता है कि रूडो उस दिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि वो हर चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकता, बल्कि उस आइटम की असली पावर्स को बाहर निकाल सकता है। इसके बाद वो टैलिस्मैन एक्टिवेट हो जाता है, जो देखकर जैबर बड़ा इंप्रेस था और रूडो से उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछता है। रूडो कहता है कि ग्रेस ही वो इंसान है जिसकी वजह से उसे समझ आया है कि उसे क्या करना है। अगर वो ना होता तो वो अभी भी किसी कोने में पड़ा होता। वहीं जैबर को स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के साथ लड़ना बहुत ज्यादा पसंद है और वो रूडो की पावर्स को देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फॉलो ग्रेस का खून रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जख्म बहुत ज्यादा गहरा है। रूडो, तुम अपनी पावर्स का पिछली बार यूज नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हमें तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा दिमाग क्लियर है। वहीं रूडो तब से अब तक अपनी जगह से हिला ही नहीं था, लेकिन जैबर उसके ऊपर एक अटैक भी लैंड नहीं कर पा रहा है। रूडो लगातार उसके अटैक से बचता ही जाता है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? क्रिस इस टैलिस्मैन से सबके प्रोटेक्शन के लिए प्रे किया करता था और इसे बनाते वक्त मैंने यही इमेजिन किया था, इसलिए ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। इससे क्या ही फर्क पड़ता है? अगर तुम मेरे हर अटैक से बच रहे हो तो तुम भी मुझे हिट नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है अभी तक समझ ही नहीं आया
समझाया, मैं तुम्हारे अटैक से नहीं बच रहा हूँ, बल्कि तुम ही मुझे नहीं हिट कर रहे हो। जैबर फिर से रूडो के ऊपर अटैक करने जाता है, तभी टैलिस्मैन उसकी स्पीड को स्लो कर देता है और वो जैबर के मुंह पर खींच के मुक्का मारता है, जिससे वो घिसड़ता हुआ पीछे जाता है। वहीं जैबर को अब फाइट में और भी ज्यादा मजा आने लगा था। तभी अचानक से वो उसके पीछे पहुंच जाता है, लेकिन रूडो का टैलिस्मैन फिर से उसे रोक देता है और रूडो उसे पंच मार के पीछे ढकेल देता है। इसके बाद जैबर धूल और पत्थरों की मदद से उस टैलिस्मैन और रूडो का ध्यान भटकाने लगता है। पत्थरों से बचने के लिए रूडो को अपना मुंह छुपाना पड़ता है और इस मौके का फायदा उठाकर जैबर उसके ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन टैलिस्मैन अभी भी काम कर रहा था और वो जैबर को वहीं पर रोक देता है और फिर से रूडो उसे पंच मार के जमीन में घुसा देता है। पर इसके बाद भी जैबर हार नहीं मानता और अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाकर रूडो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टैलिस्मैन के लिए इतना भी काफी नहीं था और रूडो उसकी कुटाई करता ही जाता है। रूडो को समझ नहीं आता कि वो अब तक हार क्यों नहीं मान रहा। बड़े दिनों बाद तो मैं इतने अच्छे से पिट रहा हूँ, मैं भला क्यों हार मानूंगा। और मैंने एक चीज नोटिस की है, जब मैं तुम पर अटैक करता हूँ तो टैलिस्मैन मुझे रोक देता है, लेकिन वो पत्थरों को कुछ नहीं कर रहा था। यानी तुम्हारा टैलिस्मैन सिर्फ किलिंग इंटेंट को डिटेक्ट करता है। मेरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम मंकीरा है और राइट हैंड वाले में न्यूरोटॉक्सिन्स है। और वो अपने पंजों को अपने अंदर ही घुसा लेता है। क्या जब मैं पागलों की तरह तुम पर हमला करूंगा, क्या तब भी तुम्हारा टैलिस्मैन मुझे डिटेक्ट करेगा? क्या ये तब भी तुम्हें बचाएगा? टॉक्सिन्स की वजह से जैबर बेहोश हो जाता है। कुछ देर में ही उसे होश आता है और अपने पीछे की दीवार को काट देता है, जिसके बाद जैबर पागलों की तरह रूडो के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखकर उसे लगता है कि उसे यहाँ से दूर चला जाना चाहिए, नहीं तो फॉलो और ग्रेस पर भी खतरा हो सकता है। लेकिन जब रूडो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, जैबर उसके सामने से आकर उस पर अटैक कर देता है और इस बार टैलिस्मैन उसे नहीं रोकता, पर किसी तरह रूडो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसे पकड़ के दूर फेंक देता है। लेकिन थोड़ी देर में ही वो पागलों की तरह चिल्लाता हुआ उठता है, इसने इतनी जल्दी टैलिस्मैन से लड़ने का तरीका भी निकाल लिया और ये दर्द में खुद को इंजॉय क्यों करता है इतना। शायद ऐसे लोगों को ही मैसोकिस्ट कहा जाता है। रूडो याद करता है कि बचपन में कई बच्चे उसे मैसोकिस्ट बुलाया करते थे और रेक्टो ने उसे बताया था कि मैसोकिस्ट उन्हें कहा जाता है जो दर्द को एंजॉय करते हैं। आगे जैबर फिर से रूडो के ऊपर अटैक कर रहा था और अब टैलिस्मैन उसे नहीं रोक रहा था, तो उसे खुद ही उसके अटैक से बचना पड़ता है। लेकिन जैबर आसपास के पिलर्स को तोड़ता हुआ और भी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने जाता है, तो रूडो को खुद को बचाने के लिए टैलिस्मैन की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन जैबर अटैक करना नहीं बंद करता और अब उसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उसका पंजा रूडो तक पहुंच गया था, लेकिन तभी वहां पर जांका का स्टाफ आता है जो कि जैबर को नीचे पटक देता है। रूडो तुम साइड हो जाओ, मुझे अभी इससे हिसाब किताब निपटाना है। तुम्हारी हालत मुझे कुछ ठीक सी लग नहीं रही। मैं अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। और लगता है तुम अपनी पावर्स को यूज करना सीख गए हो। मैं तुम्हारी फाइट को कब से देख रहा था। तुम्हारा टैलिस्मैन तभी काम करता है जब किसी की तुम्हें नुकसान पहुंचाने की इच्छा हो, लेकिन जैबर के दिमाग में अभी कोई ख्याल चल ही नहीं रहे, तो तुम्हारा टैलिस्मैन किसी काम का नहीं है और मैं भी ज्यादा भागदौड़ नहीं कर पाऊंगा। पर मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा, तब शायद तुम्हारा टैलिस्मैन मुझे जैबर के पास पहुंचा देगा और फिर मैं उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। हाँ, पर अगर ये काम नहीं किया तो तुम्हारी खोपड़ी खुल जाएगी। तभी जैबर फिर से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। तुम्हें उसके पंजों से बचकर रहना होगा, अगर वो तुम्हें टच भी करते हैं तो तुम मूव नहीं कर पाओगे। तभी जैंका रूडो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन रूडो का टैलिस्मैन उसे जैबर के पास टेलीपोर्ट करता है और उसका अटैक सीधा जैबर को जाके लगता है। एक सेकंड, तुम सच में मुझे मारना चाहते थे? अरे ये काम ही तब करता ना अगर मैं तुम्हें मारना चाहता, समझा कर यार। जैबर फिर से रूडो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो फिर से सेम टेक्निक का यूज करते हैं और जैबर पर अटैक कर देते हैं। वो लगातार इसे रिपीट करते जाते हैं और जैबर उनके हाथों पिटता ही जाता है। उसकी पिटाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो वापस से होश में आ जाता है और वो जैंका को वहां पर देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो उस पर अटैक करके दूसरी दीवार में घुसा देता है। वहीं जैंका भी अब बुरी तरह से थक चुका था और जब रूडो की पावर्स की एक्टिवेट होती है, वो टैलिस्मैन खत्म हो जाता है और अब रूडो को समझ नहीं आता कि वो ग्रेस को क्या बताएगा। क्या सच में पावर्स यूज करने के बाद उसके इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाते हैं या इसकी कोई और वजह है? तभी रूडो जमीन पर गिर जाता है और जैंका उसकी बॉडी पर जैबर का एक कट देखता है। वहीं जैबर खुद को एक ऐसे टॉक्सिन से इंजेक्ट करता है जिससे वो कोई भी दर्द महसूस नहीं कर पाता और वापस से खड़ा हो जाता है। लगता है बेहोशी में मैंने मस्त लड़ाई लड़ी। जैंका को समझ नहीं आता कि इतना पिटने के बाद भी वो वापस से खड़ा कैसे हो गया। मेरे लेफ्ट वाले पंजे मेरे दर्द को खत्म कर सकते हैं और राइट वाले पंजों में जहर है, पर मेरा शरीर इनसे इम्यून हो चुका है, तो इनका असर मेरे ऊपर सिर्फ 10 मिनट तक होता है, पर तुम्हारे ऊपर इसका असर 30 मिनट तक रहेगा। और वो फिर से उसे नाखून मार देता है। अगर मैंने मिशन पूरा नहीं किया तो बॉस मुझे बहुत सुनाएगा। जिसके बाद वो रूडो को लेकर वहाँ से जाने लगता है। एक सेकंड, वो दोनों तो पीछे ही रह गए और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, वो अपने सामने रियो को देखता है और तभी एंजन आकर जैबर के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उसके अलावा और भी क्लीनर्स वहाँ आए हैं। ये जगह इतनी गहरी है कि यहाँ से लोग कॉल भी नहीं कर सकते। यही तुम्हारा प्लान था ना? वो तो शुक्र है कि तुम दूसरे टाउन में जाकर हमें कांटेक्ट कर पाई। टोमे को ग्रेस और बाकी सबकी फिक्र होने लगती है। फिक्र मत करो, ग्रेस और बाकी सब इतने कमजोर नहीं है।
तुम बाकी सबके साथ उन्हें ढूंढकर बाहर लेकर आओ। वहीं जैबर इतने सारे ताकतवर लोगों को देखकर बहुत खुश था और कहता है कि उन सबको देखकर उसके अंग अंग में झुरझुरी सी हो रही है। तुम इस पागल से लड़ रहे थे इतनी देर से? उसने हमारे टीम मेंबर्स को चोट पहुंचाई है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक और क्लीनर डेलमॉन को शांत कराता है। वहीं जैबर वहां से भागना चाहता था, लेकिन बिना मिशन को कंप्लीट किए वो वापस नहीं जा सकता, तो वो उनसे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे थोनी आ जाती है और उससे कहती है कि अब जाने का समय हो चुका है। लेकिन जैबर नहीं जाना चाहता था। वहीं अंजन को समझ नहीं आता कि वो लड़की कहाँ से आ गई। थोनी जैबर को बताती है कि उसने बॉस के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल देखी थी, जो देखकर जैबर बहुत खुश होता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। रियो देखती है कि उनके पीछे मैन होल में एक पोर्टल जैसा दिख रहा था। वहीं जैबर रूडो की तारीफ करता है और कहता है कि वो भले ही ऊपर से आया हो, लेकिन फिर भी काफी ताकतवर है। लेकिन रूडो अब भी उससे बदला लेना चाहता था, जो देखकर जैबर खुश हो जाता है। तभी उसकी नजर उसके ग्लव्स के लोगो पर जाती है। वाह, तुम्हारे पास भी उस सीरीज का सामान है। बॉस को ये पता लगेगा तो बहुत खुश होंगे। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मेरे वापस आने तक अपने ग्लव्स का ध्यान रखना। जिसके बाद वो दोनों उस पोर्टल के थ्रू चले जाते हैं और उनके अंदर जाते ही वो पोर्टल बंद होकर गायब हो जाता है। इसके बाद सभी लोगों को बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। रूडो ग्रेस के पास जाकर उससे माफी मांगता है और ग्रेस कहता है कि वो टैलिस्मान उसे बहुत प्यारा था, लेकिन वो रूडो के काम आया, यही उसके लिए काफी है। आगे वो सभी हेडक्वार्टर्स में वापस पहुंचते हैं, जहां रूडो दुखी बैठा हुआ था। क्या हुआ छोटे, तू इतना दुखी क्यों है? ग्रेस के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। डैड की जान भी मेरी वजह से ही गई थी, अभी तक कुछ नहीं बदला है। ग्रेस ने अपनी जान खतरे में इसलिए डाली थी ताकि वो अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर सके, और तुम्हें भी वो अपना साथी मानता है। ऊपर से आया हुआ कोई स्फेराइट नहीं। अंदर चलो, ग्रेस को देख कर आते हैं। वहीं रूडो जब अंदर जाता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ग्रेस मर चुका है। ओ ले, तू इसीलिए दुखी हो रखा था, मुझे नहीं पता था तू इतना इमोशनल है। इन सब की वजह से रूडो को गुस्सा आने लगता है। मुझे इतनी जल्दी स्वर्ग पहुंचाने की जरूरत नहीं है, मैं काफी मजबूत हूँ और मुझे आयशिया ने बचाया है, जिसके पास हीलिंग पावर्स हैं। ग्रेस फॉलो और एशिया का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि फॉलो हमेशा उसके पास था, और वो रूडो की भी तारीफ करता है, क्योंकि जैबर बहुत ताकतवर था, लेकिन फिर भी उसने उसका सामना किया। और तुम टैलिस्मैन के बारे में ज्यादा ना सोचो, वो तुम्हारे काम आया, यही मेरे लिए काफी है। हमें फिर से रेडर्स का सामना करना पड़ सकता है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। और साथ ही हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। तभी वहाँ पर एक और क्लीनर आता है। उस रेडर ने बॉर्डर के बारे में बात की थी, यानी वो स्फीयर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। रूडो एंजन से पूछता है कि आखिर ये बंदा है कौन। यही तो है, क्लीनर्स का बॉस। जो सुन के रूडो हैरान हो जाता है और बॉस अपना नाम आर्का कॉर्वस बताता है। तुम यहाँ पर सिर्फ ऊपर जाने की इन्फॉर्मेशन के लिए ज्वाइन करने आए थे, पर इन सब से मिलने के बाद तुम बदल गए हो, और उन्हें बचाने के लिए तुमने अपनी जान भी खतरे में डाली, और तुम्हारी पावर्स भी हमारे काम आ सकती है। तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ ऑफिस चलो, तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद वो तीनों ऑफिस में पहुंच जाते हैं। स्फीयर और ग्राउंड के बीच में जो लाइन है उसी को हम बॉर्डर कहते हैं, लेकिन माना जाता है कि जिसने भी बॉर्डर को पार करने की कोशिश की वो मारा गया। लेकिन एक औरत की एक कहानी है जो कि बॉर्डर के पास ही रहा करती थी। एक बार एक ट्रैवलर नोमैन्स लैंड में गुम हो गया और उस औरत ने उसकी मदद की थी। वो बंदा उससे पूछता है कि वो नोमैन्स लैंड में क्यों रहती है, तो वो बताती है कि वो ऊपर से गिरने वाले लोगों को देखती है। लेकिन खास बात यह है कि वो कुछ ऐसे लोगों को भी देखती थी जो कि सेफली ऊपर और नीचे होते रहते हैं। यानी मैं अगर उनमें से एक को भी ढूंढ लूं तो मुझे पता लग सकता है कि ऊपर कैसे जाना है, और हमें ये भी पता लग जाएगा कि तुम नीचे गिरकर भी जिंदा कैसे बच गए। लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक होने वाला है, तो तुम अब भी जाना चाहते हो या यहीं पर रुकना चाहते हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाना चाहता हूँ। और जब एंजन अंदर आता है वो देखता है कि रूडो ने अपनी क्लीनर्स वाली यूनिफॉर्म पहन ली थी। दूसरी तरफ हम जांका को देखते हैं जो कि किसी चीज से डरा हुआ था। इसके बाद हम 6 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहाँ फॉलो रूडो को उस औरत को ढूंढने से जाने के लिए रोक रहा था, लेकिन रूडो रुकने को तैयार ही नहीं था। तभी एंजन पीछे से आता है। अबे भोंदू, इतनी खतरनाक जगह पर तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो पहले गर्लफ्रेंड बना और उससे बोल कि उसकी दोस्त ज्यादा सुंदर है। तुम्हें ढंग से अपनी पावर्स का यूज करना भी आता है ना? तुम उसकी लिमिट्स जानते हो, ना ही कमजोरी ना ही ताकत। मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अगर तुम अकेले गए तो एक दिन में ही मारे जाओगे, और तुम्हें शायद नहीं पता पर क्लीनर सिर्फ ट्रैश मॉन्स्टर्स को मारते नहीं है, उन पर रिसर्च भी करते हैं। तो वहाँ जाकर हमारा भी फायदा होगा। और तुम भूले तो नहीं हो ना, हमें रेडर से भी बचकर रहना होगा। भला उन जैसे लोग गिवर्स कैसे बन गए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंसान अच्छा है या बुरा है। बुरे इंसान भी चीजों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। और हाँ, अभी वापस जाओ और आराम करो। लेकिन जब रूडो अपने कमरे में पड़ा हुआ था उसी वक्त वहाँ पर रियो आ जाती है, जो कि उसे पूरा हेडक्वार्टर घुमाने आई थी। वो एक एक करके उसे पूरी जगह का टूर देने लगती है, और इस दौरान वो पूछती है कि उसकी स्फीयर की जिंदगी कैसी थी। तो रूडो उसे सारी चीजें बता देता है, और रियो को पता चलता है कि आज तक उसने मिठाई खाई ही नहीं थी। तो रियो उसे मिठाई के पास लेकर जाती है, जिन्हें देखकर वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि स्फीयर पर इसे सिर्फ अमीर लोग खाया करते थे। पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर खेती नहीं होती, तो वेंडर्स उन गिवर्स को इकट्ठा करते हैं जो कि खाना बना सकते हैं, और ये स्वीट्स उन्हीं की वजह से है। जब रूडो एक मिठाई को खाता है वो खुशी के मारे पगला सा जाता है, जिसके
इसके बाद वो अपने मुंह के अंदर मिठाइयाँ ठूसने लगता है। इसी दौरान एक क्लीनर उसके पास आता है जो कि उसे अजीब तरीके से घूर रहा था। रूडो को लगता है कि शायद वो उसकी मिठाई मांग रहा है, तो ना चाहते हुए भी वो उसे एक लॉलीपॉप दे देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही वो उससे और मिठाई मांगने लगता है। लेकिन ये देखकर रूडो उसके ऊपर भड़क जाता है। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ एंजन कह रहा था कि रूडो ने सारी की सारी मिठाइयाँ खाली कर दी। इसी दौरान ज़ांका के सामने एक फूला हुआ बंदा आता है जिसे देखकर वो डर जाता है, लेकिन गौर से देखने पर उसे पता लगता है कि वो फूला हुआ रूडो है। इसके बाद वो उसकी ट्रेनिंग कराने लेकर जाते हैं जहाँ वो एक नाइफ को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। मिठाई खा के तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी मोटा हो गया क्या? वहीं रूडो को समझ नहीं आता कि उसकी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही। तुम्हें ऐसी चीजों को ठीक करने का शौक था ना जिन्हें लोग फेंक दिया करते थे, तो शायद तुम्हारी पावर्स भी ऐसी ही टूटी चीजों पर काम करेगी। इसके बाद वो उसके सामने काफी सारा टूटा फूटा सामान रखते हैं और जब रूडो एक चीज को उठाता है तुरंत ही उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। ये देखकर एंजन ज़ांका की तारीफ करता है और कहता है कि वो एक बहुत अच्छा ट्रेनर है। ये सुन के ज़ांका बड़ा खुश होता है, लेकिन वो अपनी खुशी को छुपाता हुआ कहता है कि रूडो अब बाकी सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म करे। इसके बाद रूडो 2 और चीजों को ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन इसके बाद ही उसके नाक से खून बहने लगता है। ज़ांका को लगता है कि उसकी ग्लव्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और उसकी बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पा रही, लेकिन रियो को नहीं पता था कि उसका क्वालिटी से क्या मतलब था। जितने समय तक एक ऑब्जेक्ट का ध्यान रखा जाता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है और उसे ही क्वालिटी कहते हैं। लेकिन फाइट में सिर्फ क्वालिटी ही सब कुछ नहीं होती, यूजर का अनुभव और मानसिक स्थिति भी जरूरी होती है। वाइटल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटीज और फॉर्म इसी चीज पर डिपेंड करती है। अगर रूडो ने उन ग्लव्स का ध्यान बचपन से रखा होगा तो शायद वो इतने पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन उसकी बॉडी पर इतना असर क्यों पड़ रहा है? शायद सीरीज का इससे कुछ लेना देना है। जब मैं ऑब्जेक्ट्स का यूज कर लेता हूँ तब वो तबाह की हो जाती हैं। अभी तो ये बिल्कुल ठीक है। रियो कहती है कि वो इन चीजों को यूज करता है जो कि टूटी हुई है, और जब वो उनका इस्तेमाल करता है उनका पर्पस पूरा हो जाता है तो वो फिर से खत्म हो जाती हैं। वो टैलिस्मैन भी उनकी लड़ाई खत्म होने के बाद ही तबाह हुआ था। तो यही तुम्हारी पावर है रूडो, तुम कचरे का भी सही इस्तेमाल करते हो। तुमने ग्रीस का टैलिस्मैन तोड़ा नहीं था, बल्कि उसका अच्छे से इस्तेमाल करके उसका पर्पस पूरा कर दिया। रियो याद करती है कि जैबर ने कहा था कि उसके ग्लव्स किसी सीरीज का हिस्सा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी और के पास भी वैसे ग्लव्स हों। इसके बाद वो रूडो के ग्लव्स का नाम पूछती है क्योंकि उन सब ने अपने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को नाम दे रखे हैं। ज़ांका की छड़ी का नाम लवली असिस्ट स्टाफ है, एंजन का अनब्रेकेबल और रियो का द रिपर। वहीं रूडो ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था और एंजन उससे कहता है कि उसे भी अपने ग्लव्स के लिए अच्छा नाम ढूंढ लेना चाहिए। दूसरी तरफ वो रेडर्स अपने बॉस को सारी चीजें बता देते हैं। रात को रूडो अपने ग्लव्स को धोकर वापस आ रहा था, लेकिन जब वो रूम में पहुंचता है वो देखता है कि उसके बेड पर रियो लेटी पड़ी है। रूडो के मन का नादान पंछी इधर उधर गोते खाने लगता है और वो रियो से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। रियो बताती है कि उसका कमरा रियो के ठीक ऊपर है और वो यहाँ पर उसकी चीख सुनकर आई है और पूछती है कि क्या उसके हाथों में दर्द है। जब मैं ग्लव्स पहनता हूँ मुझे दर्द नहीं होता, पर इन्हें धोना भी जरूरी है। तुम्हारे हाथों की हालत ऐसी कैसे हुई? क्या वो जल गए थे? इसका जवाब तो मेरे घटिया पेरेंट्स ही दे सकते हैं। रियो उससे कहती है कि पेरेंट्स उन्हें काफी सारी चीजें देते हैं, कुछ चीजें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रूडो का फुल फेस अभी रेडी नहीं है, तो तुम्हें अभी बाकी की चीजों को पूरा कर लेना चाहिए। रूडो इंजन से पूछता है कि ये फुल फेस क्या होता है। जब क्लीनर्स नोमैन्स लैंड में जाते हैं उन्हें पूरे फेस का मास्क पहनना होता है और इसे ही फुल फेस कहते हैं। हमारे पास एक ही बंदा है जो कि इन मास्क को बना सकता है, पर वो थोड़ा सन की किस्म का है। अगर हम उसे जल्दी करने को कहते हैं तो वो अपना आपा खो बैठता है। जब तक तुम्हारा मास्क कंप्लीट होता है तुम्हें अपने ऊपर प्रोटेक्शन स्पेल करवा लेना चाहिए। वो गिवर वैसे तो उनके हेडक्वार्टर्स में आता जाता रहता है, लेकिन काफी समय से वो नहीं आया है, तो उन्हें उसके पास जाना होगा, कैनवस टाउन में। इसके बाद रूडो बाकी के लोगों को देखता है जो कि उसके साथ नोमैन्स लैंड में जाएंगे। नॉर्मली हम 5 सपोर्टर्स को अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन नोमैन्स लैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो हमने ज्यादा गिवर्स रखे हैं और सपोर्टर्स के नंबर कम। इसके बाद डेलमैन रूडो के पास आता है। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, जिन हराम के पिल्लों ने तुम्हारा ये हाल किया है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं, तुम्हें हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। उसी वक्त उसका पार्टनर टैम्सी उसकी फड़फड़ाहट को शांत कराता है और कहता है कि एंजन ने पहले ही उसे अपने फैक्शन में ज्वाइन करवा लिया है, तो उन्हें रूडो को छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डेलमैन, ये तुम्हारी स्पीच के लिए परफेक्ट मौका है, शुरू हो जाओ। ये सुनते ही ज़ांका अपने कानों में रुई डाल लेता है और डेलमैन चिल्लाता हुआ उन सबको स्पीच सुनाने लगता है कि वो कैसे कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे किसी भी मुसीबत का सामना करें। ये देखकर सभी लोग जोश में आ जाते हैं। इन सब की वजह से रूडो कंफ्यूज तो था, लेकिन वो भी उनके साथ मिल पड़ता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन सभी चिल्लाने के खत्म होने के बाद वो शांति से बैठ के कार में जा रहे थे और कैनवस टाउन उनके सामने आता है, जो कि दूर से भी कमाल का दिखता था। उसकी दीवारों के ऊपर लोगों ने ग्राफिटी बना रखी है और रूडो इस शहर की बनावट के बारे में पूछता है। टामसी बताता है कि ज्यादातर जो बड़े शहर हैं उनके ऊपर इसी तरह का डोम बना रहता है ताकि वो ऊपर से फेंके हुए कचरे से बच सकें। जो लोग शहर के बाहर रहते हैं कई बार उनकी कचरे में दबकर मौत हो जाती है। वहीं कुछ लोग सिटी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा खुला होने के बावजूद भी वो अंदर नहीं जा पाते। वहीं सारे क्लीनर्स आसानी से
अंदर चले जाते हैं और एंजन रूडो को बताता है कि जब तक उनके मन में कोई खोट ना हो वो अंदर आ सकते हैं। अंदर आने के बाद रूडो देखता है कि यहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ बना ही हुआ था और एंजन बताता है कि यहाँ के ज्यादातर लोगों को पेंटिंग करना पसंद है और इसीलिए ये टाउन बनाया गया जहाँ पर वो जो चाहे जहाँ मर्जी पेंट कर सकते हैं, इसलिए इस जगह को सिटी ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। और वो यहाँ पर ऐसे गिवर से मिलने आए हैं जो कि किसी के ऊपर भी पेंट करके उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है। तुमने बाहर उन लोगों को देखा था ना, ये भी उसी गिवर की पावर है। पेंट करते वक्त उसने इस फीलिंग को अंदर डाला होगा कि बुरी इंटेंशन वाला कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सकता। जैसे अगर वो चाहता है कि इस दीवार के ऊपर कोई अटैक ना करे तो पेंट करते वक्त वो उस फीलिंग को डाल सकता है। तभी एक बच्ची एंजन से टकरा जाती है जो कि पहले से ही रो रही थी और वो बिना उनसे कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। एंजन कितना घटिया इंसान है, एक छोटी सी बच्ची को रुला दिया इसने। तौबा तौबा तौबा। तभी उनके सामने सिटी का मेयर भी आ जाता है। एंजन उसे बताता है कि वो यहाँ पर गॉब से मिलने आए हैं। माफ करना, और आज सुबह ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद वो सब गॉब के घर में जाते हैं और मेयर बताता है कि उसकी मौत पोल्यूशन की वजह से हुई है। वो सिर्फ सिटी में पेंट करके संतुष्ट नहीं था तो वो पोल्यूटेड जोन्स में भी जाकर पेंट करने लगा। वो पेंटिंग में इतना खो जाता था कि वो अपने मास्क को भी भूल जाया करता था। ऐसे ही धीरे धीरे पोल्यूशन ने उसकी जान ले ली। अपने दोस्त की मौत के बारे में सुनकर एंजन दुखी हो जाता है और रूडो याद करता है कि एक बार उसने गॉब को देखा था जब वो हेडक्वार्टर्स में पेंट कर रहा था। इसके बाद मेयर उसे बताता है कि गॉब ने अपना सक्सेसर ढूंढ लिया था जिसे वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा जो कि पीढ़ियों से उसे मिला है। पिछला यूजर ही अपने इंस्ट्रूमेंट के सक्सेसर को चुन सकता है। इसकी शर्तें क्या है हम नहीं जानते, लेकिन जैसे ही सक्सेसर इंस्ट्रूमेंट को पकड़ता है उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और अब से रेमलिन ही हमारी स्पेल कास्टर है। मेरे को लगता है कि रेमलिन के लिए ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है क्योंकि स्पेल कास्टर ही उनकी सिटी का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। ये सुन के रूडो हैरान हो जाता है और फॉलो उसे बताता है कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट को किसी सक्सेसर को देना बहुत रेयर होता है, लेकिन ये पॉसिबल है। अगर उसके पास टैलेंट है तो वो ऑब्जेक्ट की पावर्स का यूज कर सकती है। मेयर बताता है कि गॉब और रेमलिन भाई बहन जैसे थे तो उन्हें उसे थोड़ा समय देना चाहिए। इसके बाद मेयर भी रोने लगता है क्योंकि गॉब जब पेंट किया करता था वो बहुत खुश होता था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो चला गया। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं। जब भी मैं गॉब को पेंट करता हुआ देखता था उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती थी। जब सारी चीजें शांत हो जाएंगी तब हम आएंगे। लेकिन जाने से पहले वो रेमलिन को अपना ध्यान रखने को कहता है, पर इतना सुनते ही वो वापस से खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि दुखी होने का समय खत्म हो चुका है और वो मेयर से ब्रश को लेकर सीधा बाहर निकल जाती है। बाहर जाने पर वो लोग देखते हैं कि रेमलिन ने पेंटिंग शुरू कर दी है क्योंकि उसे लगता है कि गॉब की सोल कभी शांत नहीं होगी। अगर वो उन सबको उसके पीछे इतना दुखी होता हुआ देखेगा तो वो उसे वैसे ही विदा देना चाहती है जो वो पसंद करेगा और वो ब्रश को निकाल कर उसे एक्टिवेट कर देती है और वो छत पे ऐसी पेंटिंग बनाती है जिससे वो पेंट के कैंस फायरवर्क लॉन्चर्स बन जाते हैं जो कि आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी करने लगते हैं। जब शहर के लोगों की नजर उसके ऊपर जाती है वो और भी पेंटिंग करने के लिए इंस्पायर हो जाते हैं। ये देखकर रेमलिन खुश हो जाती है क्योंकि गॉब यही चाहता। वहीं इन सब के दौरान रूडो बस रेमलिन को देख ही रहा था। इसके बाद हम रेमलिन को देखते हैं जो कि रूडो को जोकर जैसा बनाकर हंस रही थी और एंजन कहता है कि ये बिल्कुल गॉब जैसी है। वहीं रेमलिन को मिलाकर अब तक सिर्फ 6 स्पेल कास्टर ही रह चुके हैं। रेमलिन कहती है कि अगर वो किसी के मर्जी के बिना उसके ऊपर स्पेल कास्ट करती है तो वो काम नहीं करता, जो कि बिल्कुल गॉब की तरह था। मेयर कहता है कि सभी स्पेल कास्टर्स की पावर सेम होती हैं, लेकिन वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का तरीका अलग हो सकता है। आगे वो अपने इंस्ट्रूमेंट को टैटू करने वाली मशीन बना लेती है और रूडो के पीठ पर ऐसा निशान बनाने लगती है जिससे किसी भी अटैक से उसे डैमेज कम हो। वहीं एंजन ये देखकर हैरान था कि वो अपने टूल को बदल सकती है और वो उसे टैटू करने से मना करते हैं तो फिर से उसे मार्कर में बदल लेती है, जिसके बाद वो सभी के ऊपर स्पेल बना देती है और वहां से जाते वक्त उन सभी लोगों को वो दोनों बंदे अभी भी दरवाजे के बाहर ही दिखते हैं। ओए मेयर, तुमने एक बच्चे को उस इंस्ट्रूमेंट को दे दिया, वो उसके लायक नहीं है। वो इंस्ट्रूमेंट हमें दे दो, हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। सालों फपूतिंग की औलादों, तुम्हें पेंटिंग बनाने के बोलो गधे के ऊपर घोड़ा बना देते हो, दफा हो जाओ यहाँ से। इसके बाद वो हेडक्वार्टर्स जाने वाले थे ताकि वो रूडो का फुल फेस मास्क ले सकें, लेकिन उससे पहले वो उसकी फेवरेट जगह पर जाते हैं, कचरे के ढेर में। वो रूडो से कहता है कि वो जो चाहे उठा सकता है ताकि वो बाद में उनका वेपन की तरह इस्तेमाल कर सके। वहीं वहां पर एक टीवी पड़ा हुआ था जो कि चलने लगता है और उसमें दिख रहे आदमी के पास रूडो जैसा ही ग्लव था। आगे वो हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हैं जहां अगस्त ने रूडो का मास्क बनाकर तैयार कर दिया है और हमें पता चलता है कि उसकी बहन आयशा है। इसके बाद वो सभी लोग रूडो के चोकर पर अपनी खून की बूंद लगा देते हैं और बताते हैं कि इससे वो उन सब से बात कर सकता है जिनका खून इस पर लगा है। गजब का खूनी फोन है यार, पर ये भी किसी गिवर नहीं बनाया होगा। चलो रूडो, अब हमें अपना खून दो। आगे वो नो मैंस लैंड की तरफ निकल जाते हैं और इस कचरा प्रेमी ने जरूरत से ज्यादा कचरा उठा रखा है। आगे वो लोग नो मैंस लैंड में पेंटा नाम की जगह पर पहुंचते हैं जो कि रेगिस्तान जैसा दिख रहा था, लेकिन असल में ये कचरा ही है जो कि समय के साथ गल कर रेत बन चुकी है। तभी उन्हें अपने सामने एक बीस्ट दिखता है। चलो रूडो, उसे ठिकाने लगा दो। और रूडो उस बीस्ट से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैबर और उसका बॉस उसी डेजर्ट के बारे में बात कर
कर रहे थे। वहीं डेजर्ट में टॉमी सारी चीजों का रिकॉर्ड लिख रही थी। वहीं उन सब लोगों के सामने स्कॉर्पियन की तरह दिखने वाले बीस्ट आए हैं, जहां रियो अपनी सीजर से उन सबको हराती जाती है। वहीं ज़ांका की तरफ भी एक बीस्ट आ रखा है, जिससे वो बिना किसी मुश्किल के हरा देता है, लेकिन उसे हराते ही वो चारों तरफ से स्कॉर्पियन से घिर जाता है। लेकिन तभी वहां पर एंजन आता है और अपने एक ही अटैक से सभी स्कॉर्पियंस को हरा देता है। लेकिन एक स्कॉर्पियन अभी भी बचा हुआ था, तो एंजन उसे हराने के लिए रूडो को भेजता है, जो कि उससे लड़ने के लिए कीबोर्ड निकालता है और उनकी की कैप्स को उसके ऊपर प्रोजेक्टाइल्स की तरह भेजता है और उस बीस्ट को हरा देता है। तभी रूडो को धूल के पीछे कोई दिखने लगता है। तभी उसके पास डेलमन और टैम्सी आते हैं। एक तो तू इतना छोटू सा है, ऊपर से यहाँ पर रेत उड़ रही थी, हम तेरी फाइट को देख ही नहीं पाए। तभी उनके पास एमो नाम की लड़की आती है, जिसने मास्क नहीं पहना था। मास्क छोड़ो, इसने तो पैंट तक नहीं पहनी है। वहीं उनमें से कोई भी उस लड़की को सेंस नहीं कर पाया था, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसे हम ढूंढने आए थे। पर अभी तो हम आए हैं, इतनी आसानी से कैसे मिल जाएगी वो? रियो पूछती है कि क्या वही वो लड़की है जो लोगों को स्फेयर और ग्राउंड के बीच में आता जाता देखती है। एमो कहती है कि वो बिल्कुल सही कह रही है। वो कहती है कि वो यहाँ पर बात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ की हवा उसके फेफड़ों के लिए अच्छी नहीं है, और तेरी टांगों के लिए बहन वो तो ढक ले। एमो उन्हें अपने घर में इनवाइट करती है, लेकिन रियो को कुछ गड़बड़ लग रही थी। अरे फिक्र मत करो, अगर वो कुछ उल्टा सीधा करेगी तो मैं हूं ना। वो उन्हें अपने घर की तरफ ले जाती है, जो कि एक ऊंचे से टावर जैसा था। क्या हम इससे ऊपर जा सकते हैं? वहीं अंदर जाने पर वो घर कम और डंजन ज्यादा लग रहा था। वो थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं और एमो बताती है कि वो अपने मास्क को उतार सकते हैं क्योंकि यहाँ की हवा साफ है, और वो बात करते हुए उनका चेहरा देखना चाहती है। जिसके बाद वो लोग उसके रूम में पहुंच जाते हैं। चलो थोड़ी रोमांटिक बातें करते हैं। तो तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? हम यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आए हैं, तुमसे इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं। लेकिन ये सुनकर एमो गुस्सा हो जाती है और पागलों की तरह उनके ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं और रूडो देखता है कि उनके ऊपर वही निशान है जो कि उसके ग्लव्स के ऊपर है। एमो कहती है कि उसे लगा था कि वो लोग उससे बात करने आए हैं, लेकिन वो बस उसका यूज करना चाहते हैं। तभी डेलमन एंजन के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। डेलमन, तुमने एंजन के ऊपर अटैक क्यों किया? क्या ये तुम्हारी पावर्स हैं? तुम ये कर क्या रही हो? अरे वो सब छोड़ो, बताओ तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? मैं तुम लोगों से बात करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आते, पर ये एंजन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ज़ांका कहता है कि उसने इंजन को नुकसान पहुंचाया है, तो वो उससे बात नहीं करना चाहता। ये सुन के एमो रोने लगती है और कहती है कि वो बहुत बुरा इंसान है। तभी अचानक से डेलमन ज़ांका के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है कि उसकी लड़ने की वजह एमो ही है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। सभी को लग रहा था कि वो लड़की डेलमन को कंट्रोल कर रही है, पर टैम्सी कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एमो कहती है कि डेलमन उसका नंबर 1 फैन है। मैं नहीं मानता, डेलमन लौंडियाबाजी के चक्कर में अपने दोस्तों को धोखा नहीं देगा। डेलमन अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट करता है और एमो कहती है कि उनके बीच में उसका एक और फैन बन चुका है। वहीं रूडो को स्फेयर वाले ऑफिसर्स दिखने लगते हैं जिनसे वो बहुत डरता था। तभी टैम्सी उसे डेलमन के अटैक से बचाता है, जिसके ऊपर भी वो पानी गिरेगा वो उसे अब्सॉर्ब करने लगता है और बढ़ता जाता है, और अगर हमने उसे ज्यादा अब्सॉर्ब कर लिया तो हमारे शरीर फट जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आता कि एमो ने उसके ऊपर आखिर कर क्या दिया है। तभी रियो डेलमन से लड़ने जाने लगती है, पर ज़ांका उसे रोकने की कोशिश करता है। क्या तुम हमारी साइड हो? उसने कहा था कि हमारे बीच उसका एक और फैन है। वहीं जब उसका ध्यान भटका हुआ था, डेलमन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे दीवार में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। लेकिन रियो ने किसी तरह उसके अटैक को डॉज कर लिया था। टैम्सी रूडो को तैयार होने के लिए कहता है, लेकिन वो खुद में ही बड़बड़ा रहा है और हम देखते हैं कि वो असल में अपनी पुरानी मेमोरीज में है और उन ऑफिसर से डरा हुआ है। उन सभी को कुछ जानी पहचानी स्मेल आने लगती है और हमें पता चलता है कि एमोस की पावर्स उन्हें जानी पहचानी स्मेल सुंघाती है, जिससे वो सभी अपनी खुशनुमा यादों में पहुंच जाते हैं और इसी की वजह से वो लोग उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ज़ांका और टैम्सी अपने मास्क को पहन लेते हैं ताकि उसकी एबिलिटी उनके ऊपर काम ना करे। वहीं रूडो देखता है कि चीवा को ऑफिसर्स अरेस्ट कर रहे हैं और वो उसे बचाने जाता है, लेकिन असल में वो ज़ांका और टैम्सी पर अटैक कर रहा था। वहीं उन दोनों को छोड़कर बाकी सबके ऊपर एमो की पावर्स का असर होने लगा था और कोई रास्ता ना देखकर टैम्सी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट करता है। वो सभी लोग टैम्सी के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट से रस्सियां बाहर आती हैं और वो एक ही झटके में उन सबको पकड़ लेता है। एमो उन सभी को कुछ करने को कहती है, पर टैम्सी कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जितना वो छूटने की कोशिश करेंगे उतनी ही वो रस्सियां टाइट होती जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और एमो कहती है कि चाहे उनका शरीर ही टूट जाए वो फिर भी उसे बचाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन टैम्सी फिर से अपने वेपन को घुमाता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग रस्सियों में पूरी तरह से फंस चुके थे और उसने एमो को भी पकड़ लिया है। बेहतर यही होगा तुम सबको नॉर्मल कर दो। दूसरी तरफ टॉमी देखती है कि एंजन बस बेहोश है। वहीं एमो मदद के लिए चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर वो सभी लोग फिर से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। बस अब बहुत हुआ। टैम्सी उन सबको आजाद करता हुआ अपने वेपन को इतनी तेजी से घुमाता है जिससे नीचे की जमीन ही टूट जाती है और वो सब लोग नीचे गिर जाते हैं। ज़ांका खुद को नीचे गिरने से बचा लेता है, जिससे लग रहा था कि टैम्सी ने उनके साथियों को मार दिया है। और तुम फिक्र मत करो, रेमलिन का स्पेल याद है ना?
उन्हें कुछ भी नहीं होगा। उस प्रोटेक्शन स्पेल की वजह से रूडो के जख्म ठीक हो जाते हैं। वहीं एंजन एमो के पीछे आता है और बताता है कि उसने एक जूता उसका निकाल लिया है। एमो उससे कहती है कि वो उसे ना छुए क्योंकि इससे उसके ऊपर से एक ऐसे इंसान की स्मेल चली जाएगी जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजन कहता है कि वो अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करे तो वो जूते वापस कर देगा, पर बिना दोनों जूतों के एमो की पावर्स अपने आप ही डीएक्टिवेट हो चुकी हैं और वो सभी लोग फिर से होश में आ गए हैं। और सभी लोगों के मास्क पहनने के बाद एंजन उसके जूते वापस कर देता है, जिसके बाद वो फिर से बड़बड़ करना शुरू कर देती है। तभी रूडो अपने मास्क को हटा लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ क्लीनर्स के एचक्यू में कॉर्वस सैमू से पूछता है कि उसे रूडो में आखिर दिखता क्या है। सैमू बताती है कि उसने रूडो में ऐसा कुछ देखा है जो कि पहले किसी में भी नहीं दिखा। उसके अंदर एक कर्स बढ़ रहा है जो शायद पूरी दुनिया को खत्म कर दे। वहीं एमो को लग रहा था कि वो उसे सूंघना चाहता है, इसलिए उसने अपना मास्क हटाया, लेकिन तभी रूडो उसे पंच कर देता है और लगातार उसे पंच करता ही रहता है। तो बाकियों को आकर उसे पीछे खींचना पड़ता है। ग्रेस कहता है कि उसने ज्यादा कर दिया, वो एक लड़की है, क्या फर्क पड़ता है वो लड़की है या लड़का, उसने हमें मारने की कोशिश की थी तो हमें अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तभी रूडो देखता है कि एमो बेहोश हो गई है और उसने सच में उसे कुछ ज्यादा ही मारा है। इसके बाद एंजन रूडो को वहां से ले जाने लगता है और टॉम से उसकी मरहम पट्टी करने को कहता है। रूडो बताता है कि स्फेयर पर उसके फादर ने उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना सिखाया था, लेकिन यहाँ आने पर वो समझ चुका है कि अगर वो गुस्से को अपने अंदर ही रखेगा तो कभी नहीं जीत पाएगा। पर अब उसे लग रहा है कि वो बिल्कुल पहले जैसा बन चुका है, जो अपने अंदर के अंधेरे को कंट्रोल नहीं कर सकता और अपने आसपास के लोगों को बस दर्द देता है, और उसे लगता है कि वो बिल्कुल नहीं बदला है। एंजन कहता है कि बड़े लोगों की भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कम से कम उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता तो है, वो खुद को जरूर सुधार लेगा। दूसरी तरफ एमो को होश आता है। टॉम रूडो की हरकतों के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो जितनी चाहे उससे बात कर सकती है। ये सुन के एमो हंसने लगती है और कहती है कि टॉम उसे अपनी माँ की याद दिलाती है। उसकी मॉम की वजह से ही उसे ये ट्रेजर मिला था और उसने एंजल को ग्राउंड और स्फेयर के बीच में ट्रैवल करते देखा था। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब एमो की माँ उसे किसी के पास लेकर जा रही थी और कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करेगा। वो तुरंत ही अपनी माँ पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन असल में वो उसे बेच रही थी। वो आदमी एमो को उसी टावर में लेकर जाता है और कई सालों तक वो वहीं रहती है, जहाँ वो उसे कपड़े और खाने पीने का सामान देता है। वो कहता है कि वो एक ट्रैफिकर है, लेकिन बाकी सभी ट्रैफिकर उसे बड़ा अजीब मानते हैं। वो उसे अपने साथ एक रिचुअल परफॉर्म करने को कहता है, लेकिन एमो मना कर देती है क्योंकि उसकी वजह से उसे बड़ा अजीब लगता है। पर वो आदमी कहता है कि वो उससे प्यार करती है और वो उसकी बात को मान भी जाती है और उसके साथ रिचुअल करने को तैयार हो जाती है। एमो को जब होश आता है, वो आदमी खुद से कह रहा था कि वो अकेला नहीं है और वो भी खुश है क्योंकि उसे आखिरकार अपना पहला प्यार मिल चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं जिनसे लड़ने के लिए वो भी तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक बंदा उसे मुक्का मार कर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसके जूते निकाल कर उन्हें एमो को दे देते हैं और कहते हैं कि समय आने तक वो इनका ध्यान रखे। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और उनके पीछे पंखों को देखकर एमो को लगने लगता है कि वो एंजल हैं। आगे उस आदमी को होश आता है और वो बताती है कि उसने आज एंजल को देखा, लेकिन तभी वो उसे नीचे धक्का दे देता है और उसे मारते हुए चोर बुलाने लगता है और कहता है कि उसका काम उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। वहीं अब एमो उन जूतों को देना नहीं चाहती थी और उनकी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। ये देखकर वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ उनके ओनर्स की ही सुनते हैं। वो कहती है कि उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नहीं पता, पर एंजल ने उसे जूतों को रखने के लिए कहा था और जब वो इन्हें पकड़ती है उसका खाली दिल भरा भरा लगता है, लेकिन वो आदमी जूतों को खींचने लगता है। ये मेरे जूते हैं, छोड़ दो इन्हें। इतना सुनते ही एमो पगला सी जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और इसी खींचातानी में वो आदमी टावर से नीचे गिर जाता है। एमो को समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। उसे पता है कि उसकी माँ ने उसे बेच दिया था, लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि उसकी माँ ने उसे यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि वो अपने प्यार को ढूंढ सके। इसके बाद वो अकेली उस टावर में रहने लगती है और एंजल्स को ग्राउंड और स्फेयर के बीच में ट्रैवल करता हुआ देखती है। उसकी कहानी सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। वहीं टैम्सी को लगता है कि जिन एंजल्स की वो बात कर रही है वो शायद उसका वहम है क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। एमो कहती है कि वो एंजल्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती, पर वो 1 महीने पहले ग्राउंड में वापस आए थे। वहीं रूडो भी 1 महीने पहले ही यहाँ पर आया था। वो जमीन पर एंजल का चेहरा बनाती है और रूडो कहता है कि ये वही इंसान है जिसने रेक्टो की जान ली थी और अब क्योंकि वो ग्राउंड पर है, रूडो उनसे अपना बदला ले सकता है और सारे सवालों के जवाब भी। एमो रोने लगती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो आदमी उससे प्यार नहीं करता था, वो यहाँ पर अकेली थी, इसलिए वो किसी के यहाँ पर आने का इंतजार कर रही थी। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एमो कहती है कि कुछ समय के लिए वो इसी टावर में रहेगी, लेकिन जब भी उन्हें समय मिले वो उससे मिलने जरूर आए। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एमो सोच रही थी कि अगली बार जब वो लोग यहाँ आएंगे वो यहीं पर कुछ समय साथ में रहेंगे, लेकिन तभी उसके पीछे कोई आ जाता है, जिसके बाद हमें बस उसकी चीखें सुनाई देती हैं। आगे हम जाबा को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं, जो कहता है कि जो वो चाहता था वो उसे मिल चुका है। वहीं बोरियत के मारे एंजन बुरी तरह से गाड़ी चला रहा था और रूडो देखता है कि रियो को दर्द हो रहा है क्योंकि
क्योंकि जो इंजरीज जानलेवा नहीं थी उसे प्रोटेक्टिव स्पेल ने ठीक नहीं किया। तो एंजन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जो वही डॉक्टर है जिसने रूडो को ठीक किया था। एंजन बताता है कि वो पहली डॉक्टर थी जिसने बॉडी पोल्यूशन ठीक किया था, लेकिन इतने समय तक उससे एक्सपोज होने की वजह से उसका बिहेवियर ऐसा हो चुका है। उसका नाम एलिस है। जिसके बाद वहाँ पर अगस्त आयशा के साथ आता है, जो कि उसे दादी कहकर बुला रहे थे। मिलने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अगस्त उनसे शेल्टर ढूंढने को कहता है क्योंकि जल्द ही कबाड़ की बारिश होने वाली है। वो छुपने की एक जगह ढूंढ लेते हैं और एंजन बताता है कि इस बारिश की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है और इसी वजह से ग्राउंड के लोग स्फेयर से नफरत करते हैं। रियो पूछती है कि रूडो और एंजल बॉर्डर को कैसे क्रॉस कर पाए थे। मुझे नहीं पता, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर मैंने कुछ तो देखा था। तभी उन्हें सेमू का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है कि वो पीछे के रास्ते से आए क्योंकि कुछ लोगों ने उनके HQ पर हमला कर दिया है। वो पीछे के रास्ते से अंदर जाते हैं और एंजन रूडो को बताता है कि वो उन लोगों को मरॉडर्स कहकर बुलाते हैं, जो कि एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो HQ के ऊपर अटैक करने लगते हैं और कहते हैं कि वो रूडो को उन्हें सौंप दें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो पूरे बेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन वो सामने से बस उनका ध्यान भटका रहे हैं और बाकी के उनके साथी साइड से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके रॉकेट लॉन्चर से कुछ भी नहीं बिगड़ा था और उनके साथी भी आकर बताते हैं कि वो बिल्डिंग के अंदर नहीं जा पा रहे। सैम उन्हें बताती है कि अंदर आने के लिए उन्हें इनविंसिबल शट इन की परमिशन चाहिए होगी। ये बंदा बेसिकली इंट्रोवर्ट है जिसे लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल नहीं पसंद। सैमू उन सबसे लड़ने बाहर आती है। एक बंदा उसके ऊपर रॉकेट फायर कर देता है, लेकिन सैमू अपनी पावर से टाइम को स्लो कर देती है और रॉकेट को वापस उन्हीं की तरफ फेंक देती है। जिसके बाद वो सभी लोग उसके ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन अपनी एबिलिटी की वजह से वो उन सारी बुलेट्स को डॉज कर रही थी और बड़ी आसानी से उन सबको हरा देती है। इसके बाद वहाँ पर एंजन भी पहुंच जाता है। वहीं सैमू सोच रही थी, इन लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पर एक स्फेराइट है। आगे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी थकान मिटाने के लिए हमेशा यहाँ पर आता है, लेकिन क्लीनर्स को देखकर उसकी हालत खराब हो रखी है और जब उसकी नजर रूडो पर जाती है उसे लगता है कि वो कभी भी उसे खा जाएगा और डर के मारे वो वहाँ से भाग जाता है। वो सब लोग खाना खाने लगते हैं, पर रूडो कहता है हमारे बेस पे अभी अभी अटैक हुआ था, खाना खाने का समय नहीं है। पर क्रिस कहता है कि उन्हें आराम भी करना चाहिए और उनके बेस पर यह पहला अटैक नहीं था और सैमू ने हर बार अटैकर्स को हराया है। वो तो बहुत ताकतवर है, तो उसे बस रिसेप्शनिस्ट बनाकर क्यों रखा है। एंजन बताता है कि उसके ग्लासेस ट्रैश्ड बीस्ट के सामने उतने काम नहीं करते और वैसे भी उसे ऑफिस में काम करना पसंद है। रियो बताती है कि सभी गिवर्स ट्रैश बीस्ट से नहीं लड़ते। जो अपने इंस्ट्रूमेंट की पूरी ताकत का यूज करना चाहते हैं वो अटैकर्स बनते हैं और जो उन्हें संभाल कर रखना चाहते हैं वो डिफेंडर्स। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और बताती है कि वो टीम चाइल्ड से है, लेकिन रूडो एक मेंबर को पहचान जाता है और कहता है कि वो उसे अपना खाना नहीं देने वाला। वो लड़की रूडो से मिलने आती है पर वो उसे नहीं पहचानता, तो वो कहती है कि जब वो क्लीनर्स के रूम में आया था वो भी वहाँ पर थी। इसके बाद उनका लीडर ब्रो उन सब का इंट्रोडक्शन देता है। उस लड़की का नाम गीता है, इस छोटू का नाम डियर सेंटा और उनके लीडर का नाम ब्रो सेंटा है। गीता रूडो से ऊपर की दुनिया के बारे में पूछने लगती है, पर ब्रो उसे समझाता है कि यहाँ वो ऐसी बातें नहीं कर सकते। एंजन कहता है कि उन अटैकर्स को भी रूडो के बारे में एक आदमी ने बार में ही बताया था, वो भी फ्री में, और एंजन को लगता है कि ऐसा करके वो ये टेस्ट करना चाहते थे कि HQ में घुसना कितना मुश्किल होगा। रूडो साइड में जाकर बैठ जाता है। क्या हुआ बच्चे, तुम्हारे पीछे रेडर्स पड़े हैं क्या? संभल कर रहना, रेडर्स का नया बॉस आया है, अगर तुम सावधान नहीं रहे तो वो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। और वो उसे एमो के जूते दिखाता है। मैं ही हूँ रेडर्स का लीडर। ये सुन के सभी उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वही लड़की अपने पोर्टल को ओपन करती है जिसके अंदर सारे क्लीनर्स खींचे चले जाते हैं और एक बड़े से अंधेरे कमरे में गिरते हैं जहां उनके सामने सारे रेडर्स खड़े थे और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। रूडो उनसे एमो के बारे में पूछता है और एंजन बॉस से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। अभी तक सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। तभी उनके साइड से बहुत सारा कचरा बाहर आने लगता है और बॉस रूडो को वहां से खींच लेता है, पर बाकी सब कचरे के ढेर में बहते चले जाते हैं। एंजन जांका से कहता है कि वो बहाव के खिलाफ ना जाए वरना वो डूब जाएगा, तो जांका भी कचरे के साथ बहने लगता है, लेकिन आगे दो रास्ते थे जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ रेडर्स का बॉस उन्हें क्लीनर्स को ठिकाने लगाने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो सभी लोग अलग अलग पोर्टल में चले जाते हैं। लीडर बताता है कि उसका नाम जोडेल टाइफून है। तुम्हें हमारे साथ आ जाना चाहिए, हमारा गोल स्फीयर को खत्म करना है। मैं जानता हूँ तुम भी उन लोगों को जला देना चाहते हो। फालतू की बकवास करना बंद करो। तुमने एमो के साथ क्या किया और मेरे साथी कहाँ हैं? तुमने मुझे पहले ही अपना जवाब दे दिया था और टॉपिक बदलना बंद करो, मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। ये तो कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है। रूडो को ऐसा लग रहा था कि जोडेल ने सिर्फ अपनी बातों से उसे पकड़ कर रखा है और उसके पास इतना कचरा भी नहीं कि वो उससे लड़ सके। तुमने क्लीनर्स को ज्वाइन क्यों किया था? क्योंकि मैं वापस से स्फीयर पर जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ रियो के पास एक नोर्ड नाम की रेडर आती है और रियो समझ जाती है कि उन सभी को अलग अलग कर दिया गया है ताकि सभी रेडर्स उनसे 1-on-1 फाइट कर सकें, और नोर्ड कहती है कि अगर उन्होंने अपने मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो जोडेल उन्हें सजा देगा। दूसरी तरफ जैबर जांका के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन जांका उसके अटैक्स को ब्लॉक
कर रहा था और उन दोनों की टक्कर बराबरी की लग रही है। तभी जैबर को जमीन पर एसिड दिखता है और वो उसके पास चला जाता है ये चेक करने के लिए कि उसके हाथ डालने पर क्या होगा। उस तेजाब से उसके हाथ जलने लगते हैं। तभी ज़ांका देखता है कि उसकी लेफ्ट क्लॉ तेजाब को अब्सॉर्ब कर चुकी है। जैबर कहता है कि उसके राइट क्लॉ में न्यूरोटॉक्सिन है, लेकिन कभी कभी वो उससे बोर हो जाता है तो वो अपने लेफ्ट क्लॉ से दूसरी चीजों का एक्सपेरिमेंट करता है। वो ज़ांका के ऊपर एसिड थ्रो करता है, लेकिन ज़ांका जमीन को उठाकर खुद को बचा लेता है और जैबर की तरफ फ्लिप कर देता है, जिससे जैबर उस चट्टान के नीचे दब जाता है। लेकिन ज़ांका जानता था कि वो अभी भी जिंदा है। तभी अपनी जायंट क्लॉ का यूज करके जैबर वहां से बाहर आ जाता है और वो बहुत खुश था क्योंकि अब फाइनली वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सकता है। दूसरी तरफ एंजन एक रेडर का इंतजार करते करते बोर हो चुका है, लेकिन वो रेडर बाहर ही नहीं आ रहा और उससे एंजन बड़ा कूल लगता है। दूसरी तरफ टियर और ब्रो का अपोनेंट उन्हें बताता है कि वो अंडरग्राउंड है और रियो देखती है कि उसका चोकर काम नहीं कर रहा क्योंकि वो सरफेस पर नहीं है। वो नॉट के ऊपर अटैक करने जाती है और उसके बालों को काट देती है। रियो को लगता है कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट वो कंकी है तो वो जरूर अपने बालों से लड़ती होगी, लेकिन जब वो उसके ऊपर दोबारा अटैक करने जाती है वो हिल नहीं पाती और नॉट बताती है कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके बालों में इलेक्ट्रिसिटी बनाता है तो अगर वो उसे छुएगी तो उसे झटका लगेगा। दूसरी तरफ वो पोर्टल वाली लड़की अपने पोर्टल से सबके ऊपर नजर रख रही थी। तभी वो देखती है कि एक रेडर जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या ये लड़का तुम्हारा बेटा है? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, पर मैं इसे अपने बच्चे जैसा ही समझता हूँ। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अगर हम रात से पहले वापस नहीं गए तो डियर को नींद आने लगेगी। हाँ, ये है कितने साल का? अभी उसकी उम्र 10 साल है। ये कितना प्यारा है ना? और क्या तुम सिर्फ बातें करने वाले हो या लड़ोगे भी? मेरा लड़ने का जरा भी मन नहीं है। मैं तो बस जॉर्डल के ऑर्डर पर यहाँ आया हूँ, पर मेरा एक और गोल है। हमारा लड़ना जरूरी है क्या? बंडस कहता है कि उनको हराना उसके गोल्स में से एक है और उसे इंफॉर्मेशन चाहिए। वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट करता है। अगर जो मैं चाहता हूँ तुम बता दो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ क्लीनर्स के हारने के बाद क्या होगा। दूसरी तरफ सेमू कॉर्वस से कहती है कि उन्हें उन सबको बचाने के लिए लोगों को भेजना चाहिए। कॉर्वस उससे लोगों को इकट्ठा करने को कहता है और उनकी लोकेशन का वो एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर से पता लगाएगा। बंडस उससे कॉर्वस के बारे में पूछता है और वादा करता है कि वो किसी और को ये चीजें नहीं बताएगा, ये बस उसके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए है। जिसके बाद बंडस पूछता है कि कॉर्वस का फेवरेट खाना कौन सा है, फेवरेट ड्रिंक कौन सी है और ऐसे ही फालतू के सवाल। लेकिन ज्यादातर के जवाब ब्रो नहीं जानता था और पूछता है कि ये फालतू की चीजें क्यों पूछ रहा है। और अब डिगर का सब्र का बांध टूटने लगा था। चलो अब जवाब देने की बारी मेरी है। जब तुम क्लीनर्स हार जाओगे हम तुम्हें ट्रैश बीस्ट को खिलाएंगे जिन्हें कि हमने ही बनाया है। तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमें ऐसे ही कैसे बता रहे हो? तुमने भी तो इंपॉर्टेंट चीजें बताई है ना। कॉर्वस को मीठा पसंद है और वो अपनी साथियों से भी सारी चीजें छुपा कर रखता है। दूसरी तरफ जैबर कहता है कि वो एवरेज फाइटर से लड़कर बोर हो चुका है तो ज़ांका को भी अपनी पूरी ताकत का यूज करना चाहिए ताकि उसे लड़ने में मजा आए। दूसरी तरफ जॉर्डल रूडो से कहता है कि इंसान और क्रीचर एक ही जैसे होते हैं, जैसा उनका इन्वायरमेंट होता है वैसे ही वो ढल जाते हैं, पर उन दोनों की आंखों में एक ही लुक है, जबकि एक स्फेयर पर बड़ा हुआ है और दूसरा ग्राउंड पर। जैबर ने जॉर्डल को बताया था कि रूडो बिल्कुल उसी की तरह स्मेल करता है और तब से ही वो रूडो से मिलना चाहता था। तुमने मुझसे बात ही करनी थी तो नॉर्मल इंसानों जैसा भी तो कर सकते थे। मैं स्फेयर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, बस वहाँ वापस जाकर अपना बदला लेना चाहता हूँ। हम दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। नॉर्मल क्या होता है? तुम जानते हो यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कचरे की पूजा करते हैं और जिस चीज की वो पूजा करते हैं उससे भी मारे जाते हैं। उनके लिए ये सब नॉर्मल है। अगर उन्हें ठीक करना है तो उन्हें हमें झटका देना होगा। तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। जब जैबर ने तुम्हें झटका दिया तुम अपनी पावर्स को यूज करना सीख गए। दूसरी तरफ जैबर ज़ांका के ऊपर अटैक करने जा रहा था। ज़ांका को लगता है कि वो जीत नहीं सकता क्योंकि उसमें कोई नेचुरल टैलेंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैबर उसके ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन ज़ांका बस उसके अटैक से बच ही पा रहा था। जैबर उसके ऊपर अटैक करना जारी रखता है और ज़ांका बस उन पत्थरों को तोड़ रहा था जो कि उससे टकराने वाले थे, लेकिन तभी जैबर अपनी क्लॉ को तेजी से घुमाने लगता है। ज़ांका उसके ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन जैबर उसके ऊपर आकर उसे एक जोर की लात मार देता है। जैबर ज़ांका को जान से मारने वाला था लेकिन ज़ांका अपने दांतों से उसकी क्लॉ को पकड़ लेता है और अपने स्टाफ से जैबर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डियां भी टूट जाती हैं। और अब फाइनली ज़ांका डिफेंड करने की जगह जैबर के ऊपर अटैक करने लगता है। ज़ांका उसे किक करने जाता है लेकिन जैबर उसके अटैक को डॉज कर लेता है तो ज़ांका अपने स्टाफ को जमीन में घुसाकर उसके ऊपर स्पिन करते हुए जैबर पर अटैक करता है, लेकिन इस दौरान जैबर भी उसे घायल करने में कामयाब होता है। जैबर कहता है जब वो अपनी पूरी ताकत का यूज करता है उसकी लेफ्ट क्लॉ उसके लास्ट 3 टॉक्सिन्स को होल्ड करती है तो अब वो नहीं बचने वाला, जिसके बाद वो अपने क्लॉ को उसके अंदर घुसा देता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं और हमें पता चलता है कि ज़ांका निजुकु क्लैन की नोबल फैमिली का एक हिस्सा है जिन्होंने कई जनरेशन से काफी पावरफुल वॉरियर्स बनाए हैं। उसका फादर कहता है कि वो उसी की तरह हेलगार्ड्स को ज्वाइन करे तो वो ट्रेनिंग के लिए हेलगार्ड एकेडमी में चला जाता है। हेलगार्ड्स बेसिकली यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स जैसे हैं। एक दिन ज़ांका 2 लड़कों को बात करता हुआ सुनता है जो कहते हैं कि नई ट्रेनीज में से एक लड़की बहुत कमाल की है, लेकिन ज़ांका को जाते हुए देखकर वो चुप हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो उसके सामने
सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि निजुकू क्लैन के लोग बहुत पावरफुल होते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी क्लास में टॉप ही होगा और गोल्डन थ्रोन भी उसे ही मिलेगा। वहीं ज़ांका भी सोचता है कि उससे ऊपर कोई नहीं जा सकता, लेकिन असल में टॉपर बने रहने के लिए उसे दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। आगे टीचर क्लासरूम में आता है। गिवर्स के द्वारा क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हमें ऐसे हलगार्ड्स की जरूरत है जो उनसे टक्कर ले सके। तुम 3 सालों से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो, पर हमें नए टैलेंट की जरूरत है। इस लड़की का नाम हेयो है, जो भले ही झोपड़पट्टी से आई है लेकिन बहुत टैलेंटेड है। इसके बाद सबके साथ स्पारिंग सेशन होता है, जिसमें हेयो सबको ही हरा देती है, ज़ांका को भी। कमाल कर दिया तुमने, मुझे यकीन है कि गोल्डन थ्रोन तुम्हें ही मिलेगा। हमें पता चलता है कि गोल्डन थ्रोन उसे दिया जाता है जो कि उस साल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो, पर उसके क्लासमेट्स उसे पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें वो घमंडी लगती है और वो उन्हें सिर्फ इसलिए हरा पाई क्योंकि उन्होंने उसका लड़ने का स्टाइल पहले नहीं देखा था। वहीं ज़ांका हंसता हुआ कहता है कि वो कमाल की है तो उसे भी अब ट्रेनिंग शुरू करनी होगी, लेकिन जैसे ही वो उन सब से दूर होता है वो गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो उस लड़की से हार गया, वो किसी और को नंबर 1 होने नहीं देगा। वहीं हेयो उसकी सारी बातें सुन लेती है। वो उससे कहता है कि वो कमाल की है और शायद गोल्डन थ्रोन भी उसे मिल सकता है। हेयो उससे पूछती है कि उस गोल्डन थ्रोन का मतलब क्या है। ज़ांका कहता है कि सब स्टूडेंट्स उस पर बैठना चाहते हैं क्योंकि सारे कमाल के हेलगार्ड्स उस पर बैठ चुके हैं, लेकिन हेयो को लगता है कि वो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए उस चेयर पर बैठना चाहता है। वहीं अब उसके क्लासमेट समझ चुके थे कि हेयो सच में टैलेंटेड है और वो उससे दोस्ती करना चाहते थे। ज़ांका को सब लोग घटिया लगने लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घटिया वो खुद को समझता है क्योंकि वो खुद को सबसे बेहतर मानता था। अगली क्लास में टीचर उन सबको बहुत सारे वेपन्स दिखाता है और कहता है कि वो जो चाहे चुन सकते हैं। जहाँ सब लोग अच्छे अच्छे वेपन चुनते हैं, ज़ांका की नजर एक स्टाफ पर जाती है और वो उसी को चुनता है। उसे लगा था कि इसमें कोई स्पेशल पावर है। इसके बाद हम ज़ांका को देखते हैं जो कि 3 दिन से कुएं के नीचे बैठा हुआ है और अंजन के पूछने पर वो बताता है कि उस स्टाफ में कोई स्पेशल पावर नहीं थी, वो तो असल में वेपन भी नहीं है, वो लकड़ी बस गलती से उस ढेर में आ गई थी और बेचारा शर्म के मारे यहाँ पर बैठा हुआ है। वहीं हियो ने एक खतरनाक सी तलवार चुनी थी। ज़ांका कहता है कि वो कुछ भी नहीं है, उसमें जरा भी टैलेंट नहीं, वो बस यहीं पर बैठकर मरना चाहता है। तुम्हें पता है ना वो स्टाफ स्पेशल नहीं है, फिर भी तुमने उसे अपने पास क्यों रखा है? क्या हार्ड वर्क टैलेंट को हरा सकता है? मैं उम्मीद करता हूँ जब मैं वापस आऊँ तो मुझे इसका जवाब जरूर दोगे। जिसके बाद ज़ांका कुएं से बाहर निकलता है। वहीं प्रेजेंट में ज़ांका अपने स्टाफ को समन करता है और खून की उल्टियां करता हुआ कहता है कि वो अभी नहीं हारा है, वो साबित कर रहेगा कि मेहनत टैलेंट को हरा सकती है। लेकिन असल में ये सब उसका वहम था। जैबर के टॉक्सिन्स उसके दिमाग पर पहुंच चुके हैं और ये सारी चीजें बस एक हेलुसिनेशन थी। वहीं जैबर खुशी के मारे नाच रहा था, लेकिन तभी उसकी हड्डियों में दर्द होने लगता है। वो दुखी था कि उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी वो देखता है कि ज़ांका हंस रहा है तो जैबर भी उसके पास लेटकर हंसने लगता है। दूसरी तरफ गीता बेचारी अकेली थी और उसे समझ नहीं आता कि उसे कहाँ जाना है। तभी वो एक कॉकरोच के पीछे जाने लगती है और आगे जाने पर उसे एक अजीब सी चीज दिखती है जिसके ऊपर काफी सारे हाथ लगे हुए थे। दूसरी तरफ जैबर ज़ांका को बीस्ट को खिलाने लेकर जा रहा था और वो खुश था क्योंकि उसे लगता है कि बॉस उसे इनाम देगा। लेकिन तभी उसके पैर में एक गोली लगती है। गोली की आवाज अंजन को भी सुनाई देती है। वहीं वो रेडर बेचारा डरा हुआ था क्योंकि उसे लगता है कि बाकी सब ने अपनी लड़ाई खत्म कर दी है। बॉस ने कहा था कि मुझे सबसे पहले अपने ओपोनेंट को हराना है, पर मैंने तो फाइट शुरू भी नहीं की। फाइट शुरू करते कैसे हैं? अगर मैं लास्ट आया तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। सर, बॉस ने हमें आप सबके बलि देने को कहा था, क्या आप लड़ाई को शुरू कर सकते हैं? सॉरी, मैंने आपको नाम नहीं बताया, मेरा नाम फू है। लेकिन एंजन फाइट शुरू करने से सीधा मना कर देता है। इसके बाद हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ रियो नॉट से लड़ रही थी और नॉट समझ जाती है कि रियो हवा का यूज करके उसके बालों को खुद से दूर कर रही है, लेकिन वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर सकती थी। पर तभी रियो को एक आइडिया आता है और वो उससे दूर भागने लगती है और नॉट से छुप जाती है। नॉट कहती है कि वो एक असली योद्धा नहीं है क्योंकि भगौड़ों की तरह वो छुप कर लड़ती है। वहीं ये देखकर रियो समझ जाती है कि वो सही थी। उसकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक टाइम लिमिट है। वो उसके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन नॉट उसके अटैक को डॉज कर लेती है। नॉट कहती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ 2 मिनट के लिए मेंटेन कर सकती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो अपने हाथों से ही रियो से लड़ने लगती है। रियो समझ जाती है कि उसे मार्शल आर्ट्स आते हैं और पूछती है कि वो पहले क्या किया करती थी। नॉट बताती है कि वो एक वॉरियर ट्राइब से है जो कि काफी समय पहले तबाह हो गई। वो रियो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो अपने वेपन का यूज करके उसे ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद वो अपने वेपन को रखकर उससे अपने हाथों से ही लड़ने लगती है। वो नॉट के अटैक को डॉज कर रही थी। वहीं उनकी लड़ाई की वजह से आसपास की सारी चीजें टूटने लगती हैं। उन दोनों की टक्कर बराबरी की लग रही थी। रियो उसके ऊपर एक पंच लैंड करती है, लेकिन नॉट ज्यादा देर तक शॉक में नहीं रहती और उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देती है। वो फिर से इलेक्ट्रिसिटी से उसके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन रियो उसके ऊपर अपना वेपन थ्रो कर देती है, जिससे नॉट को पीछे हटना पड़ता है। आगे वो दोनों लड़ना जारी रखते हैं और काफी देर तक लड़ने के बाद वो दोनों ही थक चुके हैं। रियो के मुंह से खून बाहर आने लगता है, जो देखकर नॉट को लगता है कि वो जीत चुकी है। लेकिन तभी रियो उसे एक पिस्टल से शूट कर देती है। नॉट को समझ नहीं आता कि उसके पास एक बंदूक क्यों है। रियो बताती है कि पहले वो कॉन्ट्रैक्ट किलर थी, पर एंजन ने उसे किसी की जान लेने से मना किया था। पर नॉट इतनी ताकतवर थी कि उसे
गन का यूज करना ही पड़ा क्योंकि वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से किसी की जान नहीं लेना चाहती। पर उसकी गन तो बस एक वेपन है जो उसे पिछले बॉस ने दिया था। रियो उससे कहती है कि वो इस बात को सीक्रेट रखे और वो उसे नहीं मारेगी, पर उसे अभी भी अपने दोस्तों की मदद करनी है और अगर उसने नहीं बताया कि वो कहाँ है तो वो उसे मार देगी। नोट कहती है कि उसे नहीं पता बाकी के लोग कहाँ पर है, लेकिन यहाँ के पाइप्स सभी एरिया से कनेक्टेड हैं। जाने से पहले रियो रूडो के बारे में सोचने लगती है। आगे हम रियो को देखते हैं जो कि जैबर को शूट किए जा रही है, पर वो जानती है कि सिर्फ हाथ पैर पर गोली लगने से जैबर जैसा आदमी नहीं मरेगा। वो देखती है कि जांका के ऊपर अभी भी टॉक्सिन का असर है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। दूसरी तरफ वो पोर्टल वाली लड़की जोडेल के पास आती है और उसे अपडेट देती है। जोडेल को लगता है कि जितना उसने सोचा था ये उससे ज्यादा मुश्किल होने वाला है, जिसके बाद वो लड़की रूडो को भी पोर्टल में खींच लेती है और वो उसी लाल रूम में पहुंचता है। वहीं कोने में गीता अभी भी छुपी हुई थी। वो एमो के जूते उस लाल सी चीज में चिपका देता है। वो कहता है कि वो जूते रूडो के ग्लव्स और उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की तरह वॉचमैन सीरीज के हैं और वो अपनी वॉचमैन सीरीज बनाना चाहता है। इस सीरीज के वेपन्स बाकी के वेपन से ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि इनके ओरिजिनल ओनर का एनिमा अलग ही लेवल पर था। उसने वॉचमैन सीरीज के काफी सारे वेपन बनाने की कोशिश की लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन ऐसा करते वक्त उसने एक नई चीज ही बना दी और उसे पता चला कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रैश बीस्ट बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। और हमें पता चलता है कि वो लोग अभी एक ट्रैश बीस्ट के अंदर ही हैं और ये लाल सी चीज उस मॉन्स्टर का कोर है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब सभी लोग रूडो को एक कातिल का बेटा बुलाया करते थे। तब रेक्टो ने उसकी मदद की और उसे अपने घर लेकर आया, लेकिन उसके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द होता था और पट्टियों से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद वो उन ग्लव्स को लेकर आया और रूडो याद करता है कि बगल में ही एक बुक भी थी जिसके ऊपर वही निशान बना हुआ था। उसे समझ नहीं आता जब सारे वेपन्स ग्राउंड पर थे तो रेक्टो के पास ये ग्लव्स फेयर पर कैसे आए। और जोडेल कहता है कि इन सीरीज को यूज करके भी वो पागल नहीं हुआ है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? ये सारे वेपन्स एक ही इंसान के हैं। सोचो उसकी जिंदगी कैसी बीती होगी। अगर इस वेपन को कोई ऐसा यूज करेगा जिसके पास सब कुछ है, वो उसकी पावर से पागल हो जाएगा। हम दोनों के दिमाग सही इसलिए हैं क्योंकि हमने बहुत पहले ही अपनी इंसानियत का एक हिस्सा खो दिया था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या होगा जब कोई सारे वेपन्स को एक साथ पहनेगा। मेरा फेल हुआ एक्सपेरिमेंट एक ट्रैश बीस्ट में बदल गया जो कि और वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स की सैक्रिफाइस के साथ इवॉल्व होता जा रहा है। हम इस जायंट ट्रैश बीस्ट का यूज करके स्फीयर तक उड़ कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही गीता को पता लगता है कि वो एक ट्रैश बीस्ट के अंदर है, वो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अब काइजू बैटल का समय हो चुका है। वहीं अंजन भी पूरी जगह को हिलता हुआ देखता है और अपने साथियों को ढूंढने जाने लगता है। वहीं फूस से लड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, पर अंजन कहता है वो तब तक उससे नहीं लड़ेगा जब तक वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ना बता दे। वो बताता है कि वो लोग एक ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं, वो किसी भी दीवार को तोड़कर बाहर निकल सकता है और उसके दोस्तों की लोकेशन उसे भी नहीं पता। वहीं ये सब कुछ सुनकर अंजन हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ बंडस, ब्रो और डियर को भी बता देता है कि वो लोग ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं जो कि उड़कर उन सबके साथ बॉर्डर को क्रॉस करने वाला है। जो सुन के वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंजन कहता है कि ह्यूमंस के सामने वो थोड़े फीके हैं, लेकिन अगर लड़ाई ट्रैश बीस्ट के साथ है तो क्लीनर्स उन्हें अपनी असली ताकत दिखा सकते हैं। वहीं ब्रो को समझ नहीं आता कि वो बिना मास्क के सांस कैसे ले पा रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा ट्रैश बीस्ट होता है उसके अंदर की हवा उतनी ही ज्यादा टॉक्सिक होती है। ये एक स्पेशल तरह का ट्रैश बीस्ट है और असली वजह मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद ब्रो डियर को दीवार की तरफ फेंक देता है। बंडस को लगता है कि वो दीवार को तोड़ने वाला है, लेकिन उसके मुक्के से कुछ भी नहीं होता और वो पंच करना जारी रखता है। अरे यार इसे वापस लाओ, इसे देखकर तो मुझे शर्म आ रही है। लेकिन ब्रो बंडस को ही पकड़ लेता है। बच्चों के साथ थोड़ा सब्र रखने की जरूरत होती है। और जब बंडस ऊपर देखता है वो देखता है कि डियर के पंचेस से दीवार टूटने लगी है। बंडस बताता है कि डियर का वाइटल इंस्ट्रूमेंट हर पंच के साथ उस सामने वाले की पावर खींचता है, जिससे उसका हर अगला पंच पहले से ज्यादा ताकतवर होता है और डियर पंच मारकर दीवार को तोड़ देता है। लेकिन ब्रो देखता है कि बाहर जाने के लिए उन्हें बहुत सारी दीवारें तोड़नी होगी। ये बच्चा तो सच में कमाल का है। तभी वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट करता है, जिससे मैकेनिकल हैंड्स बाहर आते हैं और वो खुद को आजाद कर लेता है। तुम दोनों को हराने पर जरूर मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और वो पूरा ग्राउंड ही पलट जाता है, क्योंकि वो ट्रैश बीस्ट अब उड़ने की तैयारी कर रहा है। वहीं डर के मारे उन दोनों की बुरी हालत हो रखी थी, पर बंडस जानता है कि वो अब बॉर्डर को क्रॉस करने वाले हैं। लेकिन वो इस दौरान बचेंगे या नहीं वो कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी वो उन दोनों को हराना चाहता था और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक कार आकर उनसे टकरा जाती है और वो तीनों उसके अंदर बैठे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बंडस ब्रो से कहता है कि कचरे से वो गाड़ी को दूर रखे, तो वो गाड़ी को स्टेयर करने की कोशिश करता है, पर गिरती हुई गाड़ी कहाँ स्टेयर होगी। बंडस कहता है कि वो नशेड़ियों की तरह ड्राइव करना बंद करे और वो सभी डरने लगते हैं, क्योंकि अगर वो टकरा गए तो वो तीनों के तीनों मारे जाएंगे। डियर गाड़ी से नीचे गिरने वाला था, लेकिन बंडस उसे बचा लेता है और ब्रो से कहता है कि वो रोड पर ध्यान दे, यहाँ पता नहीं कब कौन सी पापा की परी ठोक देगी गाड़ी। लेकिन तभी ब्रो देखता है कि उसका स्टीयरिंग व्हील ही गायब हो चुका है और उनकी गाड़ी इधर उधर टकराने लगती है और उन तीनों को लगता है कि वो मरने वाले हैं। लेकिन बंडस हार नहीं मानता और वो अपने मैकेनिकल आर्म्स का यूज करके कचरों को तोड़ता जाता है। तभी ब्रो को एक मेटल पोल दिखता है और वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को
उससे बांधकर कार की डायरेक्शन को चेंज कर देता है और उसे यकीन नहीं होता कि ये सच में काम कर गया, क्योंकि वो एक पाइप के अंदर जा रहे थे, लेकिन अंदर जाने पर उन्हें एंजन दिखता है। साले गद्दारों, ऐसे टाइम में तुम एक रेडर के साथ रोड ट्रिप पर जा रखे थे। अरे तुम्हें ऐसे ही किसी के सामने अपना छाता नहीं रखना चाहिए। तभी वो जमीन पर फू को देखता है। ओए फू, तो इससे लड़ क्यों नहीं रहा है? मैं कुछ भी करता हूँ, ये मुझसे लड़ने को तैयार ही नहीं होते। पास के सीन में हम देखते हैं कि उसने अपनी अम्ब्रेला को उसके सामने पॉइंट तो किया था, लेकिन उसके बाद वो मुड़कर अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। ब्रो कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए लोग मारे जाते हैं। एंजन को लगता है कि रूडो फाइनली स्फीयर पर जा सकता है, और उसे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी सी चीज आखिर उड़ कैसे सकती है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके चोकर चलने लगे हैं, और सैम उनसे उनकी हालत के बारे में पूछती है। एंजन उसकी प्यारी आवाज सुनकर बड़ा खुश होता है और उसे सब कुछ बता देता है। हम बॉर्डर को क्रॉस करते हुए शायद मरने वाले हैं, लेकिन वो बस उससे कहती है कि वो अपना काम करे और ट्रैश बीस्ट को ठिकाने लगाए। एक लीडर के नाम पर तुम धब्बा हो। अपनी टीम को तुमने किडनैप कैसे होने दिया? और अगर तुम अंडरग्राउंड नहीं थे तो तुम्हारे चोकर क्यों नहीं चल रहे थे? मुझे क्या पता यार। तभी एंजन रियलाइज करता है कि उसके बाकी के साथी अभी भी चोकर का यूज नहीं कर पा रहे, और वो कहता है कि वो उन सबको वापस लाएगा। उनके तो चोकर चल ही नहीं रहे, तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे? मेरा नाम एंजन है, जो कि मेरे बहुत करीबी इंसान ने दिया था। इसका मतलब लोगों को जोड़ने वाला होता है। फिक्र मत करो, मैं उन सबको वापस लाऊंगा। सैमी कहती है कि उन्हें उनकी लोकेशन का भी पता लग चुका है और मदद जल्द ही उनकी लोकेशन पर पहुंचने वाली होगी, और यह इन्फॉर्मेशन कॉर्वस ने पता लगाई है। इसके बाद हम फिर से उस जोर्डल को देखते हैं, जो बताता है कि हर 6 साल बाद एक ट्रैश स्टॉर्म आता है, और अगला स्टॉर्म आज ही आने वाला है। उसने बीस्ट का पोस्टर इसलिए चेंज किया है ताकि वो उस स्टॉर्म के विंड्स पर राइड करके बॉर्डर को क्रॉस कर सके। मैं तुम्हारी बलि नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम स्फीयर के बारे में बहुत कुछ जानते हो। इसमें तुम्हारा भी फायदा है। मैं तुम्हें स्फीयर तक लेकर जा सकता हूँ और तुम अपना बदला ले सकते हो। क्यों इन क्लीनर्स के पीछे पड़े हो? उन्होंने तुम्हें आखिर दिया ही क्या है? उनके साथ सिर्फ तुम ट्रैश बीस्ट से लड़ते ही रह जाओगे। वो सब बस तुम्हारे लिए कचरा है। अगर तुम अपने गोल तक पहुंचना चाहते हो तो पहले कचरे को बाहर फेंक दो। मैंने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम 3R रखा है। ना ही इंसान फालतू होते हैं, ना ही कचरा। तुमसे मिलना भी फालतू नहीं था। मैं समझ चुका हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं। ऐसे लोग जो मेरी सच में फिक्र करते हैं, उन सबको मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया। जबकि एक स्फेराइट को रखना बहुत खतरनाक काम है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा। रक्तों के बाद सिर्फ क्लीनर्स ने ही मुझसे इतने अच्छे से बात की है। मैं ना अपना बदला भूला हूँ ना भूलूंगा, लेकिन मैं अब क्लीनर्स के साथ रहना चाहता हूँ, और उनके साथ ही मैं अपने बदले को पूरा करूंगा। जिसके बाद वो अपने हाथ को छोड़कर नीचे गिरने लगता है, लेकिन जोर्डल उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। रेडर्स को ज्वाइन ना करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अबे जा बे, तू बस जलता है कि तेरे पास मेरी जैसी टीम नहीं है। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारी टीम? तुम बिल्कुल अकेले हो। लेकिन तभी वहां पर एंजन आ जाता है। तो जमुरो, स्वागत नहीं करोगे हमारा? इसके बाद बाकी के क्लीनर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं। एंजन जांका को इतनी टूटी फूटी हालत में देखकर हैरान हो जाता है और रियो से पूछता है कि क्या उसने किसी की जान तो नहीं ली, लेकिन रियो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो ट्रैश बीस्ट हवा में उड़ने लगता है। बॉर्डर को क्रॉस करने का समय आ चुका है। तभी रोडो कोर की तरफ बढ़ने लगता है। बीस्ट को रोकने के लिए मुझे बस कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। वो अपने नेल गन को निकालकर उसके ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन बंडस के आर्म्स कोर को बचा लेते हैं। जिसके बाद वो ग्राउंड से बाहर आता है। मेरी अभी ट्रेनिंग चल ही रही है, लेकिन मुझे बाकियों से कम मत समझना। क्लीनर्स कोर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन बंडस अपने हाथों से उन सबको भी रोक देता है और रूडो फिर से कोर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बंडस उसे पीछे धक्का दे देता है। जिसके बाद वो जमीन पर मुक्का मारता है। क्या तुम लोग बॉर्डर क्रॉस करने से पहले मुझसे आगे बढ़ सकते हो? मैंने तो अभी तक अपने एक हाथ का यूज भी नहीं किया है। दूसरी तरफ वो पोर्टल वाली लड़की नोट के पास जाती है, जो कहती है कि उसे अभी भी रियो से बदला लेना है। दूसरी तरफ रूडो को लगने लगता है कि वो कोर तक नहीं पहुंच पाएगा। एंजन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छाते को बंडस अपने हाथ से रोक देता है। रियो और बाकी सब उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंडस के सामने वो लोग भी नहीं टिक पाते। इसका एक्सपीरियंस सबसे कहीं ज्यादा है। गीता इसे शायद रोक सकती, लेकिन वो लड़ने की हालत में है ही नहीं। वहीं जोडल भी इंप्रेस हो रखा था कि बंडस इतने सारे वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकता है। आगे वहाँ वही पोर्टल वाली लड़की आती है, जो बताती है कि उसने जैबर को रिकवर कर लिया है और वो जोडल के साथ खेलना चाहता है। लगता है जैबर को फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरी तरफ इतने सारे क्लीनर्स मिलकर भी बंडस को नहीं हरा पा रहे हैं। रियो उसके एक हाथ को काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सीजर्स उन हाथों के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। रूडो छुपकर कोर की तरफ पहुंच जाता है और कोर को शूट करने वाला था, लेकिन तभी बंडस उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। मुझे अपनी ताकत दिखाने का इतना अच्छा मौका देने के लिए तुम सबका शुक्रिया। मुझे किसी तरह बीस्ट को रोकना होगा, वरना शायद सब लोग मारे जाएंगे। मैं इन ग्लव्स का कब से ध्यान रख रहा हूँ। मैं शायद इनकी पूरी ताकत बाहर निकाल सकता हूँ। जिसके बाद उससे और भी ज्यादा ऑरा बाहर आने लगता है, जिससे उसकी रेल गन ट्रांसफॉर्म होकर और भी बड़ी हो जाती है। हाँ, तुमने अपने वेपन को कब चेंज किया? नहीं, वो अभी तक उसी नेल गन का
का यूज कर रहा है। रोडो एक साथ 3 कचरों का यूज कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो अपनी सारी पावर एक वेपन पर भी लगा सकता है, जिससे वो एक वेपन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। पर अगर वो ऐसा करेगा तो एक ही शॉट में उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी। रोडो अपने वेपन को फायर कर देता है। बंडस उस कील को पकड़ने में कामयाब होता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रहा था, तो वो अपने सभी हाथों का यूज करने लगता है। लेकिन तभी रोडो एक और कील को फायर कर देता है, जिससे बंडस भी उसे रोक नहीं पाता। उसे यकीन नहीं होता कि कल के आए लड़के ने उसके हाथों को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं उस कील का निशाना चूक जाता है और वो कोर पर नहीं लगती और रोडो का वेपन भी राख में बदल जाता है। बंडस, तुम कमाल के फाइटर हो, तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो और तैयार हो जाओ, हम जल्दी बॉर्डर को क्रॉस कर लेंगे। मुझे काफी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और बंडस के हाथ भी उसके पास वापस जा रहे थे। रोडो को लग रहा था कि उसने बंडस का इंस्ट्रूमेंट हमेशा के लिए तोड़ दिया है, पर वो कहता है कि वो सारे हाथ उसके ओरिजिनल प्रोस्थेटिक हैंड का हिस्सा थे, तो जब तक वो सलामत है वो सबको रिपेयर कर सकता है। रोडो जॉर्डल से पूछता है कि क्या वो भाग रहा है। बिल्कुल भी नहीं, ये सब तो मेरा ही प्लान है, तुम तो बस मेरे बलि के बकरे थे, तुम्हें कोर को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। तभी वहाँ पर नोड आती है, जिसने अपने बालों को बहुत ज्यादा चार्ज कर दिया है। जॉर्डल कहता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद वो उसकी वॉचमैन सीरीज की आइटम को भी ले लेगा, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। नॉट समझ जाती है कि वो बस जॉर्डल का प्यादा थी, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो उन सबके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो इतनी ज्यादा पावर का यूज कर रही थी कि उसके बाल ही जलने लगते हैं। दूसरी तरफ बेचारा फू रो रहा था। उसे लगता है कि वो इतना बेकार है कि सभी लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं। तभी उसे किसी की आवाज आती है। तुम मेरे बिना इतने बेकार हो, फिक्र मत करो, अब सब कुछ मैं संभालूंगा, हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे। ट्रैश बीस्ट बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगता है और नॉट सोचने लगती है कि वो जल्दी करें, क्योंकि वो ज्यादा देर तक इन सबको रोक नहीं सकती। उसके बाल अब पूरी तरह से चलने वाले हैं। लेकिन तभी वो देखती है कि रूडो कोर की तरफ बढ़ रहा है। नॉट को समझ नहीं आता कि उसकी पूरी पावर को वो कैसे झेल पा रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि दीवारों पर क्रैक्स आने लगे हैं और एंजन को लगता है कि वो नहीं बच सकते, क्योंकि वो एक ट्रैश स्टॉर्म के बीचों बीच में है। तभी दीवार में एक छेद हो जाता है और नॉट उसमें खींची जाने लगती है। वो खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं रोक पाती और मन ही मन जॉर्डल से कहती है कि वो सबको यहाँ पर ले आई है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब जॉर्डल उसके ट्राइब में आया था और कहा था कि उसके बाल बहुत सुंदर हैं और उसे वो कंघी दी थी, जो कि आगे चल के उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना। वो अब अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुकी थी और बॉर्डर की सुंदरता को देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वो एक जायंट को देखती है, जिसे कि वॉचमैन कहते हैं। वो उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट को ले लेता है। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त तुमसे तुम्हारी सारी प्यारी चीजें छीन ली जाती हैं, मुझे इस जॉर्डल को बताना होगा। दूसरी तरफ क्लीनर्स बड़ी मुश्किल से खुद को बाहर जाने से रोक पा रहे थे, लेकिन तभी वो गीता को देखते हैं, जो कि अपनी पावर्स की वजह से बड़े आराम से खड़ी हो रखी है। गीता पूछती है कि क्या वो अपनी पूरी ताकत का यूज कर सकती है। नहीं, सिर्फ 3 लेवल्स पर जाना, उससे ऊपर नहीं। जिसके बाद गीता अपने इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट करती है और एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो अपने बॉडी का यूज करके उस छेद को बंद कर देती है और अब उन्हें उस कोर को डिस्ट्रॉय करने पर फोकस करना है। वहीं जॉर्डल दूर से उस टॉम को देख रहा था, लेकिन अब वो धीरे होने लगा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो बॉर्डर को क्रॉस कर पाएगा? पहले भी कई लोग बॉर्डर क्रॉस करने में फेल हो चुके हैं। लेकिन जॉर्डल याद करता है जिस वाइटल इंस्ट्रूमेंट को उसने यूज किया था उसमें प्रोटेक्शन की पावर्स थी। वो सभी लोग उसके कोर के ऊपर अटैक करते हैं और रूडो को वो आइटम मिलता है जिससे जॉर्डल ने उस ट्रैश बीस्ट को बनाया था। वहीं वो ट्रैश बीस्ट टूटकर नीचे गिरने लगता है, तो गीता सभी को उसके ऊपर आने को कहती है। रूडो को एमो के जूते दिखते हैं, तो वो उन्हें पकड़कर गीता पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर वो गिरने लगता है, तो एंजन उसे अपने छाते से बचा लेता है। गीता उन सभी को लेकर ट्रैश बीस्ट से बाहर आ जाती है, जो जमीन से टकराते ही फट जाता है। वहीं गीता एक पोल्यूटेड जोन में गिरती है। उसने सबको बचा तो लिया था, पर यहाँ बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, तो सब लोग अपने अपने मास्क पहन लेते हैं। ब्रो कहता है कि वो नो मैंस लैंड में नहीं है, पर उन्हें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। वहीं रूडो सोच रहा था कि वो अब तक नहीं जानते कि एमो के साथ हुआ क्या। तभी वहाँ पर बाकी के क्लीनर्स भी पहुंच जाते हैं। तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। एंजन सबसे पहले उन्हें जांका का इलाज करने को कहता है। वहीं ग्रेस बाकी सभी को सही सलामत देखकर खुश था। तभी रूडो बेहोश हो जाता है। आगे वो लोग बात कर रहे थे कि वो अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं, तो उन्हें रेडर्स पर नजर रखनी होगी। इसके बाद हम एक कार को सीढ़ी से गुजरता हुआ देखते हैं, लेकिन एक आदमी जानबूझकर उसके सामने आ जाता है और ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे उसे चोट लगी हो। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके अंदर क्लीनर्स थे। वहीं डेलमन कहता है कि उसे ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए और सभी कहते हैं कि उसने गाने को कुछ ज्यादा ही तेज रखा है। वहीं रूडो को समझ नहीं आता कि उन्होंने चश्मे क्यों पहन रखे हैं। वो HQ में पहुंच जाते हैं, जहां अगस्त उनसे उनके कपड़ों के बारे में पूछता है, लेकिन वो सब उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वो सभी जांका से मिलने आए थे और दरवाजा खोलने पर देखते हैं कि वो पहले से ही होश में आ चुका है। एंजन कहता है कि वो पहले ही काफी मुश्किलों से जूझ चुका है और जैबर से ये हार उसे और ताकतवर ही बनाएगी। तभी सैमू एंजन को कॉल करती है। रेमलिन जांका से माफी मांगना चाहती है क्योंकि उसने अपने स्पेल में कुछ गड़बड़ कर दी थी, और मेयर उसे बताता है कि रेमलिन ने जांका पर गलत स्पेल यूज किया था। रेमलिन कहती है कि वो उसका मजाक बनाना चाहती थी क्योंकि वो सबसे ज्यादा सीरियस था, तो उसने जांका पे प्रोटेक्शन स्पेल की जगह कुछ अजीब सा ही बना दिया।
एंजन पूछता है कि वो स्पेल आखिर करता क्या है, तो वो जांका से कहती है कि वो अपने हाथों को फ्लेक्स करे। जैसे ही जांका ऐसा करता है उसके हाथ एकदम से बड़े हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी हवा भी निकल जाती है और रेमलिन उससे माफी मांगती है, लेकिन जांका हंसने लगता है। कोई बात नहीं, वैसे भी लड़ाई में मैं दूसरों के स्पेल्स पर निर्भर नहीं होता, मैं जैबर से अपनी कमजोरी की वजह से हारा हूँ। मेयर कहता है कि वो उसके हॉस्पिटल के बिल पे करना चाहता है, लेकिन जांका मना कर देता है। आगे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रूडो फिर भी वहीं पर था। क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? मैं अपनी कमजोरियों के लिए किसी और के ऊपर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मुझे बस और ताकतवर बनना होगा। रूडो स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे जांका बड़ा कूल लग रहा था, लेकिन उसकी स्माइल को देखकर जांका को लगने लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है और फिर से दोनों की बहस छिड़ जाती है। एंजन जांका को गिफ्ट देता है और कहता है कि ये क्लीनर्स की तरफ से है, पर जांका खुश था क्योंकि उसे ये गिफ्ट एंजन ने दिया है। आगे एंजन कहता है कि शायद ज़ोर्डेल उन्हें मारना नहीं चाहता था, उसका गोल कुछ और ही था, पर उन्हें रेडर्स को रोकना होगा इससे पहले कि वो और ट्रैश बीस्ट बनाए। दूसरी तरफ ज़ोर्डेल बंडस से कहता है कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था क्योंकि क्लीनर्स बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद वापस आए हैं, यानी वो जिंदा स्फीयर तक पहुंच सकते हैं और उसने बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पहले से ही एक और ट्रैश बीस्ट को तैयार रखा है। वो लड़की कहती है कि वो बिल्कुल बेकार है, लेकिन नॉट कमाल की फाइटर थी, जो सुन के ज़ोर्डेल भी कहता है कि वो बहुत अच्छी योद्धा थी। ज़ोर्डेल बंडस को एक फिगर देता है और कहता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और उसे चोकर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि जिस गिवर ने इन्हें बनाया है उसके पास भी वॉचमैन सीरीज के आइटम हैं। अगर तुम सारे वॉचमैन सीरीज के आइटम्स को इकट्ठा करना चाहते हो तो उन जूतों को क्लीनर्स को क्यों लेने दिया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जब चाहे उन्हें वापस ले सकते हैं। दूसरी तरफ रूडो रेमलिन को उदास देखता है तो वो उसे चीयर अप करने जाता है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, पर क्या तुम मुझे आर्ट सिखाओगी ताकि मैं तुम्हें समझ सकूं? उसकी हरकतों को देखकर रेमलिन हंसने लगती है, जिसके बाद रूडो रेमलिन के साथ बैठकर ड्रॉ कर रहा था। तभी वहाँ पर कॉर्वस आता है। रूडो, क्या ड्रॉ कर रहे हो? इतना सुनते ही रेमलिन उसके पेज को कॉर्वस को पकड़ा देती है और वो देखता है कि ये रेक्टो की घटिया सी ड्राइंग थी। रेमलिन कहती है कि उनके टाउन में स्पेल कास्टर्स का एक म्यूरल है जहाँ पर सभी स्पेल कास्टर्स ने अपनी अपनी ड्राइंग बनाई है और वो भी वहाँ पर कुछ बनाना चाहती है। कॉर्वस उन सभी बच्चों से कहता है कि वो रेमलिन के साथ वहाँ घूमने जा सकते हैं, वो सब वहाँ चल कर जाएंगे और क्योंकि रूडो सबसे बड़ा है वो सबकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उसे दे देता है। सेमू कहती है कि ये सब बच्चे हैं, इनके साथ किसी बड़े को भेजना चाहिए, पर कॉर्वस कहता है कि ये सब खुद को संभाल सकते हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और रूडो को लगता है कि सबकी जिम्मेदारी उसे ही उठानी होगी। वहीं एंजन और ब्रो उन सब पर छुप कर नजर रख रहे थे। ब्रो को लगता है कि कॉर्वस रूडो का यूज करके रेडर्स को पकड़ना चाहता है। तभी एंजन की नजर फू पर जाती है जो कि छुपकर रूडो को देख रहा था। दूसरी तरफ कॉर्वस कहता है कि यहाँ पर जल्द ही मेहमान आने वाले हैं। तभी वहाँ पर हेलगार्ड्स आ जाते हैं और सेमू समझ जाती है कि कॉर्वस ने रूडो को इसलिए भेजा है क्योंकि उसे अंदाजा था कि हेलगार्ड्स आने वाले होंगे। उनकी कैप्टन क्योका कॉर्वस से पूछती है कि उसने ट्रैश बीस्ट के इंसिडेंट को उनके पास आकर रिपोर्ट क्यों नहीं किया और वो यहाँ पर रूडो को अरेस्ट करने आई है। वो एक स्फेराइट है तो वो उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, पर कॉर्वस कहता है कि उसने यहाँ पर एक भी क्राइम नहीं किया है तो उसे अरेस्ट करने की कोई वजह ही नहीं। दूसरी तरफ रूडो बाकी सबके साथ होल टाउन नाम की जगह पर पहुंचता है जहाँ पर सबसे बेहतर इंक मिलती है, पर रेमलिन बताती है कि यहाँ पर किडनैपर्स भी भरे हुए हैं तो उन्हें संभल कर रहना होगा। रूडो सोचता है कि वो इन सब को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन आइसक्रीम को देखते ही उसका ध्यान भटक जाता है और उल्टा बाकी बच्चों को उसे संभालना पड़ता है। वहीं फू अभी तक रूडो का पीछा कर रहा है क्योंकि ज़ोर्डेल उसमें इंटरेस्टेड था, पर तभी वो याद करता है कि ज़ोर्डेल ने उसे छोड़ दिया था और वो बेचारा दुखी होने लगता है क्योंकि उसे कोई चाहिए जो उसे ऑर्डर्स दे और वो डिसाइड करता है कि वो अब एंजन से अपने ऑर्डर्स लेगा। वहीं उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आइसक्रीम खरीद सकें, पर रूडो रुकने को तैयार ही नहीं था। वहीं ये सारी चीजें देखकर रेमलिन हंसने लगती है। फू को वो सारे बच्चे बड़े डरावने लग रहे थे। तभी एक आदमी उन सब के पास आता है। मेरे घर में बहुत सारी टॉफी है, मैं तुम्हें जितनी चाहिए दे सकता हूँ। वो पहचान जाता है कि वो एक किडनैपर है, लेकिन रूडो उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन रूडो को सूंघ कर ही पता लग जाता है कि उस आदमी के पास एक भी कैंडी नहीं थी और वो गुस्से में उसके गोटे के तोते उड़ा देता है। रेमलिन उसकी तारीफ करती है, लेकिन ये सब देखकर फू रूडो से और ज्यादा डरने लगता है और उसका मास्टर उससे कहता है कि उसे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वो कैनवस टाउन में पहुंच जाते हैं, लेकिन थकावट के मारे रेमलिन नीचे गिर जाती है क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए वो 16 किलोमीटर चल कर आए हैं, लेकिन बाकी अपनी ट्रेनिंग की वजह से जरा भी थके हुए नहीं थे। वो जब अंदर जाने लगते हैं उन्हें पता लगता है कि वो म्यूरल्स एंट्रेंस पर नहीं बल्कि छत पर हैं। रेमलिन उन सभी को पहले स्पेल कास्टर की ड्राइंग दिखाती है, लेकिन रूडो और एंजन वहाँ पर वॉचमैन सीरीज का निशान देखकर हैरान हो जाते हैं। रेमलिन कहती है कि वो निशान अंडरटेकर का है। अंडरटेकर वहाँ क्या कर रहा है? वो देखते हैं कि उस पेंटिंग के नीचे 4 लोगो बन रखे थे और रेमलिन बताती है कि ये सब पहले स्पेल कास्टर के दोस्तों के लोगो हैं और वो लोगो उसके बेस्ट फ्रेंड अंडरटेकर का था जिसका असली नाम कैनिस शोरब्रेक है, जो सुन के रूडो हैरान हो जाता है क्योंकि रूडो का नाम रूडो शोरब्रेक है। दूसरी तरफ हम मैमो को देखते हैं जिसे एक जेल में बंद कर रखा हुआ था। तो ये पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करते जाना और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।